G9 हिंदी। बूम। ताओ यू का अस्त व्यस्त शरीर और एलियन रानी की लाश दोनों ही जमीन पर गिरे। इस भयंकर आघात के कारण ताओ यू को अपने शरीर के अंदर अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी तथा उसके प्राणों की रक्षा करने वाला युआन बल भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। हालांकि सौभाग्य से रानी के शरीर ने आगे रहकर कुछ बल को अवशोषित कर लिया, साथ ही भालू रूप से प्राप्त वृद्धि और उसके महत्वपूर्ण अंगों पर युआन बल की सुरक्षा के साथ ताओयू के आंतरिक तराजू कवच ने भी उसकी छाती और पीठ की रक्षा की। चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं। युआन बल के साथ जो उस पर इस तरह बरस रहा था मानो पैसा कोई वस्तु ही न हो, उसने कुछ आंतरिक रक्तस्रावों को शीघ्रता से ठीक कर दिया जो बदतर हो सकते थे। इतना बुरा भी नहीं। शेष बची 2000 युआन सेना को देखते हुए ताओयू किसी तरह से खड़ा हो गया। वह काफी किफायती था। केवल संभावित गंभीर रक्तस्राव को ठीक करने के लिए युआन बल का उपयोग करना, फिर उस परेशान करने वाले पायनियर को मारने के लिए पूरी ताकत लगाना, जिसके बाद उसने सहनशक्ति हासिल करने और एलियन रानी पर जवाबी हमला करने के लिए युआन बल का उपयोग किया। वास्तव में सारे परिवर्तन कुछ ही सेकंड के भीतर हुए, जिससे उसके सभी लाभ अधिकतम हो गए। लिस के साथ आवश्यक निरंतर युद्ध की तुलना में खपत बहुत बेहतर थी। सुरक्षात्मक युआन फोर्स और इनर स्केल्स कवच ने बहुत अच्छा काम किया, अन्यथा मेरा मानना है कि शेष बची हुई सारी युआन फोर्स दूर चली गई होती। एक छिपकली काइमेरा से प्राप्त सहन शक्ति औषधि का सीधे उपयोग करते हुए ताओयू ने अपनी शारीरिक शक्ति से धीरे धीरे अपनी शेष चोटों को भी ठीक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2 डिब्बे गोमांस और 1 बोतल पानी भी बचा था, जो थोड़ा और पेट भरने के लिए पर्याप्त था। लिटिल ब्लैक द्वारा घसीटे गए शव को देखते हुए ताओयू ने मुश्किल से लिटिल ब्लैक को सहलाया और उसे कुछ इनाम दिया। इस बार तुमने अच्छा किया। लेकिन लिटिल ब्लैक के अलावा अन्य 3 एलियंस पहले ही आत्मा विनाश द्वारा ले जाए जा चुके थे और उनका अम्लीय रक्त हर जगह फैल गया था। यदि एलियन रानी ने इसे रोका नहीं होता तो ताओयू भी पानी में डूब जाता। इस बारे में ताओयू बहुत परेशान नहीं था। ये तीनों तो बस डिस्पोजेबल थे, जिनमें लिटिल ब्लैक की तुलना में टैमिंग तकनीक का स्तर बहुत कम था। एड्स बाय पब फ्यूचर। गुफा की छत को छूते हुए ताओयू को पहले से ही यह महसूस हो गया था कि इस दूरी पर रानी के फेरोमोन के प्रभाव में वे अस्थिर हो रहे हैं। प्रारंभ में ताओयू की योजना ये थी कि उनमें से एक घायल को खत्म कर दे ताकि आत्मा विनाश की जांच की जा सके, जबकि अन्य 2 मुख्य रूप से उसके लिए मांस ढाल के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन रानी के फेरोमोन्स के कारण ताओयू को ये संदेह हो गया कि रानी पर हमला करने का आदेश देने से विद्रोह हो जाएगा या नहीं। इसके विपरीत लिटिल ब्लैक का मूड कहीं ज्यादा स्थिर था। गोमांस के डिब्बे का उपभोग व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि यह रानी के फेरोमोन से पूरी तरह अप्रभावित था। अच्छा हुआ कि हम शव को बाहर खींच लाए, अन्यथा यदि यह व्यक्ति भी उड़ जाता तो बहुत बड़ी क्षति होती। ताओयू ने अपनी ताकत बढ़ाने और चोटों को ठीक करने के लिए गोमांस का एक डिब्बा फाड़ दिया। तभी उसने दूर से लिटिल ब्लैक को बैग की जांच करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। हालांकि ताओयू को जल्द ही गुफा के बाहर हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उनके घोंसले में विस्फोट को भांपकर दूसरे एलियंस पागलों की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिससे ताओयू की सांस फूल गई। मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ, लाश से सामान लाना याद रखना और फिर उन्हें बताना कि हत्यारा मैदान की ओर भाग गया है। इसके बाद ताओयू ने एलियन रानी की मृत्यु से संघनित युआन बल के अवशेषों को पकड़ लिया, बिना एक नजर डाले उसे अवशोषित कर लिया और फिर से छाया में फिसल गया। पेड़ों की जड़ों द्वारा ऊपर काटी गई विशाल दरार के माध्यम से वह गुफा के ऊपर वर्षावन में प्रवेश कर गया। ... क्या बकवास है। वर्षावन में एक पेड़ के तने के पीछे बैठे हुए ताओयू को एलियन रानी की युआन फोर्स के अवशेषों से कुछ जानकारी मिली और वह कुछ हद तक अवाक रह गया। कौशल पूर्ण नहीं था, लेकिन ये ठीक था। अब तक ताओयू ने ज़ॉम्बीज से केवल एक पूर्ण कौशल ही प्राप्त किया था, लेकिन एक कौशल के बारे में जानकारी के टुकड़े जो प्रजनन क्षमताओं को बढ़ाते हैं, ये किस तरह का मजाक है। NOWELLBEJAN.CO। और यह विशेष रूप से मात्र पक्ष के लिए है। उसे कस दो। ताओयू ने तुरंत सारी जानकारी मिटा दी। 200 से ज्यादा, लगभग 300 युआन बल बस चलने लायक था। उसके माता पिता के लिए लगभग 1 महीने की आय। युआन फोर्स प्राणी से यह राशि प्राप्त करना पहले से ही काफी अच्छा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन यदि ये केवल रानी से होने वाली आय होती तो यह उनके लिए वास्तविक नुकसान होता। अथाह गहराई से प्राप्त चीजें वास्तव में भाग्य पर आधारित होती हैं। ताओयू ने सैन्य अड्डे पर अपनी पिछली कमाई के बारे में सोचा। छोटा सा निवेश, भरपूर लाभ, वास्तव में एक अनजाने में मिली हुई रकम की तरह।
शीलिन, जिसे रास्ते में लगभग लूट लिया गया था, को भी काफी लाभ हुआ। वास्तव में, चाहे वह शीलिन हो, पूर्व योसेफ हो, या इस बार 2 इनर सिटी पायनियर्स हो, अगर हम व्यापक ताकत की बात करें, तो वे निश्चित रूप से उस ज़ोंबी से अधिक मजबूत हैं। लेकिन ज़ोंबी की रक्षा और हिट पॉइंट की तुलना में, उनके पास ताओ यू के घातक प्रहार का सामना करने की क्षमता नहीं थी, न ही उनके पास काओ शाओलिन की तरह की धारणा क्षमता थी, इसलिए घात लगभग एक त्वरित हत्या थी। आसान और आरामदायक। यार, क्या मैं किसी प्रकार के गृहयुद्ध भ्रम वाले भगवान की तरह हूँ? ताओ यू को भी शिकायत करने में थोड़ी शक्तिहीनता महसूस हुई। मोटी चमड़ी और मांसपेशियों वाले कुछ राक्षस, या बड़ी संख्या में समूह के सदस्यों वाले कुछ, अकेले संभालना अजीब होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पायनियर्स पर उनके पास एक विशेष लाभ था। उसने पहले एलियन क्वीन पर हमला किया था और एक ही वार में उसे मार गिराया था। उसका सिर बहुत बड़ा था, जिससे उसे थोड़ा खिंचाव महसूस हुआ। हालांकि इसके तुरंत बाद उसने महसूस किया कि लिटिल ब्लैक दिल से दिल की दूरी में प्रवेश कर गया है, और जल्दी से उस शरीर को अपने मुंह में लेकर आया, उसे उसके सामने रख दिया और प्रशंसा पाने की आवाज भी निकाली। ताओ यू भी इसका सामान्य अर्थ समझ सकता था। भोंसले के विस्फोट के कारण जो एलियंस वापस लौट आए थे, वे लिटिल ब्लैक द्वारा फैलाई गई इस सूचना से धोखा खा गए कि हमलावर मैदानों की ओर भाग गया है, और वे पागलों की तरह उसे मारने के लिए वहां पहुंच गए। ऐसा लगता है कि साधारण एलियंस चालाक हो सकते हैं, लेकिन वे इतने चतुर नहीं हैं। वे आसानी से लिटिल ब्लैक पर विश्वास कर लेते हैं, और इस बात पर विचार नहीं करते कि लिटिल ब्लैक को कैसे पता था कि हमलावर मैदानों की ओर भाग गए हैं। वैसे भी वे गुस्से में बाहर चले गए, और चूंकि ज़ोंबी दुनिया में युआन फोर्स प्राणियों के खिलाफ पहले से ही बाधाएं थीं, इसलिए ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि इन 3 पायनियर्स ने युआन फोर्स का उपयोग करके घोंसले में एक छेद खोल दिया था, जिससे वे स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकते थे। उनकी मृत्यु के साथ ही मार्ग धीरे धीरे ठीक हो गया। अब जब वे ज़ोंबी दुनिया से मैदानों के लिए निकल चुके हैं, तो संभवतः वे वापस नहीं लौट पाएंगे। यद्यपि यह समस्या का पूर्ण समाधान नहीं था, फिर भी इसने ज़ोंबी दुनिया के लिए कुछ समय खरीद लिया। तुमने सचमुच अच्छा काम किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ताओ यू ने इस बार कोई वास्तविक पुरस्कार नहीं दिया क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसने ये देखने के लिए देखा कि क्या इस व्यक्ति के पास कोई सामान है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं अपने नुकसान की भरपाई कर पाऊंगा। शक्ति बेल्ट मानव शरीर की मुख्य शक्ति को बढ़ाता है, कई क्षेत्रों में विस्फोटक शक्ति को बढ़ाता है, कमर की मांसपेशियों में मोच की संभावना को कम करता है, 300 युआन बल को अवशोषित कर सकता है। एकाग्रता हार मानसिक पुनर्प्राप्ति गति को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाता है। एक बार की पुनर्प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से सक्रिय किया जा सकता है। सक्रियण कूल डाउन अवधि 10 घंटे है। 1000 युआन बल को अवशोषित कर सकता है। उल्लू की खाल के दस्ताने हथेलियों की रक्षा शक्ति को बढ़ाता है, त्वचा को फिट करने का प्रभाव डालता है, एक निश्चित सीमा तक हथेली की ताकत बढ़ाता है, 500 युआन बल को अवशोषित कर सकता है। 3 बहुत अच्छे उपकरण, विशेष रूप से एकाग्रता हार जो ताओ यू के लिए वारलॉर्ड साइडान के मूल्य के बराबर हो सकता है, जिसे कई कौशलों के लिए बहुत अधिक मानसिक शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। इससे आपातकालीन युआन बल वसूली खपत में काफी बचत हो सकती है। उसने हार पहना और बेल्ट बांध ली। क्योंकि वह पहले से ही बुरी स्थिति में था, ताओ यू ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और एकाग्रता हार का इस्तेमाल किया, जिससे उसके माथे पर पुदीने जैसी ठंडक महसूस हुई और फिर उसका सिर साफ हो गया। पिछली नीरसता शून्यता में विलीन हो गई। बहुत अच्छा। ताओ यू तरोताजा महसूस कर रहा था। वह उल्लू की खाल के दस्ताने से भी संतुष्ट था जो पहनने के बाद उसकी त्वचा पर पूरी तरह से फिट हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दस्ताने ही नहीं पहने हों, जो भ्रामक हो सकता है। यद्यपि विभिन्न संवर्धन स्वयं में मजबूत नहीं थे, फिर भी इसे हथियार के रूप में माना जा सकता था, साथ ही यह कवच का प्रभाव भी प्रदान करता था। ये दुख की बात है कि यांत्रिक वृद्धि फिर से विस्फोट हो गई। मुझे कुछ विस्फोट रोधी सामान खोजने की जरूरत है। इस बार फसल काफी अच्छी थी, लेकिन ताओ यू को अभी भी थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। इनर स्केल्स आर्मर में बहुत अच्छा शॉक प्रतिरोध था। छाती और पेट अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर थे। व्यर्थ नहीं कि मैंने इस महिला के उत्पाद का उपयोग करने का सहारा लिया। ये केवल दुख की बात है कि आश्रय क्षेत्र बहुत छोटा है। ये बहुत अच्छा होगा यदि पूरे शरीर के लिए एक आश्रय क्षेत्र हो। ताओ यू को अनायास ही संस के युवा स्वामी और युवा मालकिन के चुस्त लड़ाकू सूटों का ख्याल आया। उनकी रक्षा निश्चित रूप से अद्भुत होगी। चलो वापस घर चले। जब उसकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं, तो ताओ यू का पेट फिर से गुर्राने लगा। उन्होंने सीधे न्यूट्रिएंट पेस्ट की एक ट्यूब निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया।
स्वेलो एसेंस तकनीक संशोधित की पाचन क्षमता से प्रेरित होकर उसने शीघ्र ही अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। शव पर पाए जाने वाले पोषक पेस्ट की ये एक बार इस्तेमाल होने वाली नलियां संभवतः शक्ति पुनःपूर्ति के लिए होती हैं। इसका प्रभाव शेष 2 स्टेमिना पोषण जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये क्यूई रिप्लेनिशिंग पिल से थोड़ा बेहतर था। बीच में माने तो कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक ट्यूबें थीं। इसे कुछ अतिरिक्त सुविधाएं माना गया कि धूप बगीचे में फैल गई और ताओ यू ने आज के हिस्से के लिए काओ शाओलिन की संरक्षित लाश को अपने खून से सींचना जारी रखा। फिर उसने बीफ का एक नया डिब्बा खाया। पोषक पेस्ट और सहन शक्ति औषधि ताओ यू के लिए दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाली चीजें थीं, जो निगलने के सार कौशल की मदद से युआन बल के स्थान पर उनका उपयोग कर सकता था, यहां तक कि युद्ध में भी प्रभावी और अधिक लागत प्रभावी। एलियन घोंसले पर अचानक हमले के दौरान युआन बल की खपत इतनी कम थी, इसका कारण न केवल समय का कम होना था, बल्कि उस सहनशक्ति औषधि का महत्वपूर्ण प्रभाव भी था। ऐसे समय में जब साधारण भोजन से भी ठीक हुआ जा सकता था, तब भी थोड़ा परहेज करना अच्छा था। एलियन लिटिल ब्लैक बगीचे के एक तरफ लेटा हुआ था, लगातार अपने घावों पर लार मल रहा था, जिससे उन पर एक सफेद परत बन गई थी। कुछ ज़ॉम्बी खाने के बाद एलियन, हालांकि ताओ यू की उपचार क्षमता नहीं रखता था, फिर भी सामान्य प्राणियों की तुलना में बहुत तेजी से ठीक हो गया। हालांकि इसके बाह्यकंकाल द्वारा बनाए गए निशानों ने मूल रूप से धातुयुक्त और चिकने बाह्यकंकाल को छिद्रयुक्त और असमान बना दिया, जिससे पहले से ही बदसूरत प्राणी और भी बदसूरत लगने लगा। वाह, कल रात तुमने क्या किया? ज़ॉम्बी के ढेर में लौटते रहे। जैक की आवाज पीछे से आए, वह ताओ यू की फटी और जली हुई लड़ाकू वर्दी को देखकर चौंक गया। यह आदमी रातों रात इतना दरिंदा कैसे बन गया? उसके बालों पर झुलसने के कुछ निशान दिख रहे थे। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। ताओ यू ने इस बकवास करने वाले की ओर एक तरफ से देखा। मैं जाने वाला हूँ, बस अलविदा कहने आया हूँ। हाँ, आशा है कि यह आखिरी बार नहीं है। क्योंकि भविष्य अनिश्चित था, जैक का चेहरा कुछ उदास था। क्या तुम अभी भी उस मृत वजन का ढेर अपने साथ ले जा रहे हो? ताओ यू के शब्दों में व्यंग्य की झलक थी। खैर, मनुष्य वही करता है जो वह कर सकता है, बाकी सब भाग्य पर निर्भर है। जैक ने आह भरते हुए कहा कि उसके समूह में कई बोझ थे। वह सीआईए टास्क फोर्स का पूर्व सदस्य था और उसने काफी गंदा काम किया था। उसका पेशा बिल्कुल भी नेक नहीं था, लेकिन नायक के स्वरूप और चरित्र के कारण नैतिक रूप से ध्वस्त हो चुके इन अंतिम समयों में भी उनमें दृढ़ व्यक्तिगत इच्छाशक्ति थी और वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जल्द ही या बाद में वे तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। मैंने तय कर लिया है, जब मैं उन्हें बेस पर पहुंचा दूंगा तो मैं अपना काम कर दूंगा। उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपकी कंपनी कोई शरणस्थल बना लेती है तो मैं इसे आप लोगों पर छोड़ दूंगा। जैक ने ताओ यू की बातों पर कोई बहस नहीं की, चूंकि उसने इस आश्रय का निर्माण किया था और जिम्मेदारी ली थी, इसलिए वह इसे तब तक पूरा करता रहेगा जब तक वह इसे किसी और को नहीं सौंप देता। वह जोखिमों और कठिनाइयों से अवगत था, वह बस अपनी अंतिम पोस्ट पर अच्छी तरह से खड़ा होना चाहता था। तुमने क्या किया? क्या ये विस्फोट था या आग? क्या तुम कल रात बाहर गए थे? जैक ने विषय बदल दिया, लेकिन यह एक सामान्य बात लग रही थी। उसने अभी भी कुछ और विवरण देखे। ये सिर्फ ताओ यू ही नहीं था, एलियन के शरीर पर भी कई नए घाव थे। स्पष्टतः वे कल रात बाहर गए थे और यह काफी गहन रहा था। ज़ॉम्बी निश्चित रूप से उन चोटों का कारण नहीं हो सकते। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, अगर तुम जा रहे हो तो जाओ। ताओ यू ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन तुम खुद सावधान रहना। ऐसा लग रहा था कि जैक ने कुछ सोचा था। उसने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ो। ... दोपहर तक लोगों को एक एक करके बाहर आते देख जैक ने कुछ ज़ॉम्बी को हटाने के लिए पिकअप गाड़ी चलाई, फिर टॉमी एक कंटेनर ट्रक लेकर आया। ताओ यू को पता था कि उन्हें सड़क पर ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। एलियन को संभवतः इस समय चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। सामान्य ज़ॉम्बीज का बड़े ट्रक पर सीमित प्रभाव होता था, हालांकि रास्ते में स्थितियां कठोर थीं और रेगिस्तान में ट्रक का कंटेनर दमघोंटू रूप से गर्म होता, जो संभवतः कुछ लोगों के लिए घातक भी हो सकता था। लेकिन इसका ताओ यू से कोई लेना देना नहीं था, जो हमेशा एलियन को अपने पास रखकर चुपचाप देख रहा था। ताओ यू को एक एलियन के बगल में बैठे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। उन्होंने उसे सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं की और जल्दी से ट्रक पर चढ़ गए। बाहर थे। अंत में जैक होटल की लॉबी के पास पहुंचा, खिड़की नीचे की और 2 बार हॉर्न बजाया। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है।
1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। परिमैच पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आशा है आपकी यात्रा सुखद हो। जब तक हम फिर मिलेंगे, अगली बार मुझे अपनी मुट्ठी तकनीक सिखाओ। जैसे ही पिकअप ट्रक कंटेनर ट्रक के पीछे आया, इंजन जोर से धड़कने लगा और फिर उसे पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। ताओ यू ने उन लाशों को कार का पीछा करते हुए देखा और उनकी हरकतों की खरोंचने की आवाज सुनकर हल्की हंसी निकाली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन टुकड़ों की इच्छा ने एक चुने हुए व्यक्ति को चुना, लेकिन यह अफसोस की बात है कि दुनिया को बचाने के लिए उसकी ताकत बहुत कमजोर है। जाओ, मेरे लिए कुछ डिब्बा बंद खाना ढूंढो और अपने लिए एक थैला ले लो। ताओ यू ने लिटिल ब्लैक को, जो उसके बगल में लेटा था, लात मारी, जिससे वह 2 बैग लेकर सीढ़ियों से ऊपर भागा, फिर खिड़की से होकर छिपकली की तरह तेजी से इमारत के बाहरी हिस्से पर चढ़ गया। इस बीच ताओ यू ने आराम से एक कुर्सी उठाई और उसे बगीचे में रख दिया और पीछे झुककर एक दुर्लभ क्षण के लिए आराम किया। उसने अपनी घड़ी चार्ज की और लास वेगास रेडियो स्टेशन से संगीत सुना। एबिस, तुम सचमुच जानते हो कि लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ करना है। ... दूसरी तरफ पिकअप ट्रक में बैठा अश्वेत व्यक्ति सेन के जैक से, जो गाड़ी चला रहा था, ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। बॉस, क्या भाई ताओ यू वहां अकेले रहने वाला है? वह क्या करने की योजना बना रहा है? एक पायनियर के पास हमेशा कुछ कौशल होते हैं, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। जैक ने ताओ यू से शव शोधन के बारे में सुना था, लेकिन वह निश्चित रूप से इस बात को फैलाने वाला नहीं था। झांग वेई और उनके समूह के दौरे के बाद ताओ यू का नाम स्वाभाविक रूप से सही कर दिया गया था। यार, अच्छा होता यदि वह हमारे साथ आता, उसकी गतिशीलता अविश्वसनीय है। मैं भी यही उम्मीद करता हूं, लेकिन उन्होंने पहले ही हमारी मदद कर दी है। उसने कैसे मदद की, कौन जानता है। जैक ने खिड़की के बाहर लाशों पर नजर डाली। काफिला अब लगभग शहर से बाहर निकल चुका था और किसी भी एलियन के हमले का सामना नहीं किया था, जिससे जैक, जो कि चिंतित था, अटकलें लगाने लगा। उन्होंने ताओ यू की युद्ध क्षमताओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्रोत ज़ोंबी को मार दिया गया था। उसे नहीं पता था कि कल रात क्या हुआ था। वह अस्त व्यस्त दिख रहा था और वह एलियन घावों से ढका हुआ था। और एक पूर्व CIA एजेंट के रूप में जैक बता सकता था कि एलियन के शरीर पर पंजे के निशान थे। ऐसे बाह्यकंकाल पर पंजे के निशान छोड़ने का अर्थ संभवतः ये था कि यह किसी अन्य एलियन द्वारा मारा गया था। वह व्यक्ति रात भर बाहर घूमकर आसपास के एलियंस का शिकार करने लगा, जिससे उस पर से बहुत सारा दबाव कम हो गया। यदि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तो ऐसा ही हो। वह कितना गुस्सैल, झगड़ालू मूर्ख है। ... दहाड़। बाघ की दहाड़ की तरह उसके वार की शक्ति से होटल की लॉबी में हलचल मच गई, क्योंकि ताओ यू लगातार अभ्यास कर रहा था। नई प्रतिभा फिस्ट इंटेंशन से मिले बोनस के साथ उनकी प्रशिक्षण दक्षता आसमान छू गई थी। ये केवल अफसोस की बात है कि उसके पास ज्यादा युआन बल नहीं बचा था। यद्यपि उसके पास सहनशक्ति की औषधि और पोषक पेस्ट था, फिर भी ताओ यू ने आपात स्थिति के लिए केवल 500 युआन बल ही आरक्षित रखा था। लेकिन प्रशिक्षण के लिए वह जिस युआन बल का उपयोग कर सकता था, वह उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए दैनिक खपत के लिए पर्याप्त था। इससे उन्हें पिछले कुछ दिनों में फिस्ट इंटेंशन के लिए अपने कौशल को पूरी तरह से अनुकूलित करने में मदद मिली। जल्द ही मैं आज लाशों को उठाने के बाद वापस लौट जाऊंगा, फिर मैं कार्यों का एक समूह पूरा कर सकता हूं और उन्हें पुरस्कारों के लिए बदल सकता हूं। अभ्यास का सेट पूरा करने के बाद ताओ यू ने धीरे धीरे अंतिम चाल का प्रदर्शन किया। हालांकि उस समय ताओ यू ने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा, उसके कान थोड़े से हिल रहे थे। उसने अभी अभी ऊपर से कुछ हल्की सी आवाजें सुनी थीं, जिससे उसकी भौहें चढ़ गईं। बगीचे की ओर देखते हुए ताओ यू ने अपनी आंखों से लिटिल ब्लैक को संकेत दिया और फिर वे दोनों चुपके से होटल की ऊपरी मंजिलों की ओर चले गए। एलियंस के पास छिपने के बहुत अच्छे कौशल थे, लेकिन ताओ यू की अपनी चुपके की क्षमता उससे भी ज्यादा मजबूत थी। शैडो एवेशन का इस्तेमाल किए बिना भी वह पूरी तरह से चुपचाप आगे बढ़ा, जल्दी से ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, जहां उसने कुछ धीमी आवाजें सुनी। भाई लिन चाओ ने कहा कि इस प्रकार के एलियन छिपकर हमला करने में माहिर होते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि वे घास के मैदानों में हर जगह हत्याएं करने लगे हैं। बहुत से लोग यहां वापस भाग आए हैं। नवंबर LBJNN। आशा है कि वे अभी तक यहां नहीं आए होंगे। आवाजें सुनकर ताओ यू को पता चल गया कि ये लोग कौन थे। बाद में पता चला कि वे 3 बदकिस्मत लोग थे।
वे स्थानीय लोगों को बलपूर्वक बल प्रयोग के लिए मजबूर करना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और तब उन्होंने चाओयांग सोसाइटी से अनुरोध किया कि वे लिन चाओ को बुलाकर मध्यस्थता कराएं। ये जानते हुए कि ये तीन हानिरहित लोग थे, ताओ यू ने जानबूझकर जोर से खांसी। इससे वे तीनों बहुत डर गए। वहां कौन है? धीरे धीरे उदास सीढ़ी से बाहर आया और तीन पुरुषों के सामने आया। प्रथम अन्वेषक। ताओ यू के फटे हुए लड़ाकू सूट को देखकर तीनों लोगों ने राहत की सांस ली। क्या लिन चाओ और अन्य लोग वापस चले गए हैं? ताओ यू ने पूछा। चूंकि उन्होंने आने के लिए यही समय चुना था, इसलिए उन्हें कुछ समाचार अवश्य मिले होंगे और यह बहुत संभव था कि लिन चाओ और उनके समूह ने वापस लौटने का फैसला किया हो। आप भाई चाओ को जानते हैं? ये सुनकर तीनों आदमी थोड़ा शांत हो गए। पारस्परिक परिचित को पहचानने के अलावा मुख्य बात यह थी कि इस जानकारी से यह पुष्टि हो गई कि यह व्यक्ति वास्तव में एक बाहरी पायनियर था। तभी उन तीनों में से एक व्यक्ति जो काफी अनुभवी लग रहा था, स्पष्टतः 18 वर्ष का लेकिन 30 वर्ष का लग रहा था, गंभीरता से बोला। छोटे भाई, चूंकि तुम भाई चाओ को जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दोस्ताना चेतावनी देना चाहता हूँ। जंगल में लोगों को डराने के लिए लापरवाही से आवाज मत निकालो, इससे तुम्हारी जान जा सकती है। लगभग तुरंत ही टीम का एक अन्य सदस्य, जो लंबा और पतला आदमी था, भी बोलने लगा। बिल्कुल, तुम्हें अचानक खांसी आ गई और मैं लगभग इस ओर बह गया। अगर तुम मर गए तो कोई बात नहीं। आखिरी वाला, छोटा और दुबला, 1.5 मीटर तक भी नहीं, उसने भी अपना कॉल खींचा जिससे टैटू का हिस्सा दिखाई दे रहा था और बोला, हम वेस्ट सिटी ट्रायो हैं। डेवलपमेंट जोन में हमारी थोड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपने हमारे बारे में सुना है या नहीं। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अनुभवी दिखने वाले आदमी ने उसके सिर पर वार किया। मूर्ख, तीसरा भाई तो पहले ही मर चुका है। ओह, ठीक है, हम वेस्ट सिटी ट्रायो हैं। ताओ यू मूल रूप से स्थिति की जांच करने और फिर इन लोगों को उनके रास्ते पर भेजने के लिए आया था, लेकिन उसके सामने के दृश्य को देखकर उसके मुंह का कोना सिकुड़ गया। ये तीन जोकर कहां से आए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद उनके अहंकारी शब्दों के कारण लिटिल ब्लैक को लगा कि उसके मालिक को ठेस पहुंची है, क्योंकि वह भी ताओ यू के पीछे अंधेरी सीढ़ी से बाहर आया था। एलियन मुख्यतः काले रंग का था तथा जब वह काली सीढ़ियों की पृष्ठभूमि में आया तो उसकी छवि काफी विचलित करने वाली थी। उसके मुंह में तीखे दांत, चिपचिपी लार और हिलते हुए होठों के साथ धीमी गड़गड़ाहट ने वास्तव में वेस्ट सिटी ट्रायो को तुरंत अपना साहस खोने पर मजबूर कर दिया और वे अनजाने में ही अपनी बंदूकें उठाना चाहते थे। चिंता मत करो, ये काटता नहीं है। ताओ यू ने आगे बढ़कर लिटिल ब्लैक के सिर को थपथपाया और एक कुत्ते की तरह वह प्राणी उसके खिलाफ रगड़ने लगा और फिर ताओ यू के पास रुक गया। इससे वेस्ट सिटी ट्रायो के लोग अविश्वास में दंग रह गए। जब हम सब विकास क्षेत्र से आए हुए देहाती लोग हैं तो उसके पास इतना बढ़िया कौशल कैसे हो सकता है? क्या बाहरी लोगों को सिर्फ बुनियादी श्वास तकनीक के साथ दिखावा नहीं करना चाहिए? माफ करें, अभी हम थोड़ा शोर मचा रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा व्यक्ति, जो पहले से ही बूढ़ा दिख रहा था, ने तुरंत विनम्र और आज्ञाकारी व्यवहार अपना लिया और अचानक एक ईमानदार बूढ़े किसान की छवि में तब्दील हो गया। अन्य दो ने भी नम्र और आज्ञाकारी रूप धारण कर लिया। वेस्ट सिटी ट्रायो। ताओ यू ने भौं उठाए। आपने गलत समझा है। हमने खुद को यह उपाधि इसलिए दी क्योंकि हमें डर था कि दूसरे लोग हमें नीची नजर से देखेंगे। आखिरकार इस बात की 3/4 संभावना है कि वे लोग दूसरे जिलों से हैं। सबसे बड़े बेटे के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी थी तथा दूसरे और सबसे छोटे बेटे भी क्षमायाचना करते हुए मुस्कुरा रहे थे। हालांकि ताओ यू को उनकी बातें शायद सच लगी क्योंकि उसकी आत्मा की समझ ने किसी भी असामान्य भावना का पता नहीं लगाया था। वे शायद झूठ नहीं बोल रहे थे, इन तीनों ने उसे धोखा नहीं दिया होगा, क्या वे? ठीक है, चूंकि तुम सुरक्षित लौट आए हो, इसलिए जल्दी जाओ और परेशानी से बचने के लिए जाते समय शोर मत मचाना। ताओ यू उन तीनों से ज्यादा बातचीत नहीं कर सका, वह लापरवाही से हाथ हिला रहा था। हाँ, हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। सबसे बड़े ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन फिर तत्काल पूछा, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं, श्रीमान, क्या कोई एलियन आपके पीछे आया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बोलते समय वह ताओ यू के पैरों के पास खड़े एलियन की ओर भी देखता रहा। उन्होंने अभी तक किसी एलियन का आमना सामना नहीं किया था, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि एलियन आमतौर पर कैसे दिखते हैं और यह उनसे मेल खाता हुआ प्रतीत होता था। बैकवोट। उनकी नजर में ताओ यू ने एलियंस को पालने और उनकी आदतें सीखने का काम अपने ऊपर ले लिया होगा, जिसका मतलब था कि उन्हें खुद जल्दी से वहां से चले जाना चाहिए,
उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यही सबसे सामान्य तरीका था। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कौन जानता है कि आप आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। तीनों ने बिना देर किए झुककर उसे धन्यवाद दिया और फिर सीधे सीढ़ियों से होते हुए छत की ओर चढ़ गए। जब वे लिटिल ब्लैक के पास से गुजरे तो तीनों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी एक के बाद एक आगे निकलने में सफल रहे। ताओ यू ने तीनों को जाते हुए देखा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शव उठने से पहले आखिरी दिन कोई जटिलता पैदा हो। हालांकि जैसे ही उसने तीनों को छत पर अंधेरी सीढ़ियों से चढ़ते देखा और लोहे के दरवाजे के खुलने की चरमराहट सुनी, वह नीचे जाने ही वाला था। अचानक उसने ऊपर से चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे बाप रे! वह क्या है? कोई आ रहा है। ताओ यू ये सुनकर हैरान हो गया कि क्या हो रहा है। फिर उसने लिटिल ब्लैक को देखा और लिटिल ब्लैक तुरंत छत की ओर चढ़ने लगा। लिटिल ब्लैक के आगे बढ़ने के बाद ताओ यू भी उसके पीछे गया और छत पर चला गया। हालांकि उसे नहीं लगता था कि ये तीनों लोग उसके साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। जब ताओ यू छत पर पहुंचा और तीनों व्यक्तियों की आश्चर्यचकित निगाहों का अनुसरण किया, तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे एहसास हुआ कि वे इतने चौंक क्यों गए थे। उसकी दृष्टि रेखा के अंत में क्षितिज पर मोटरसाइकिल जैसी दिखने वाली दो आकृतियां शहर की ओर तेजी से उड़ रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे सचमुच उड़ रहे थे। वे जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर रहे होंगे। मोटरसाइकिलों की काली आकृतियां एक धारा रेखा जैसा प्रभाव छोड़ रही थीं, जो कुछ हद तक जेट स्की के समान दिखाई दे रही थी, लेकिन वे मंडराने और तेज गति से चलने में सक्षम थीं। ताओ यू की असाधारण दृष्टि ने उसे ये देखने में सक्षम बनाया कि प्रत्येक होवरबाइक के ऊपर एक आकर्षक आकृति थी। परिचित काले तंग लड़ाकू सूट, शांत अलगाव के साथ सुंदर और नाजुक विशेषताएं। ये फ्लोटिंग सिटी के दो उल्लेखनीय युवा मास्टर्स और मिस थे। ताओ यू ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि दक्षिण में पेंडोरा के विश्वखंड की जांच करने के बाद वे पीछे मुड़ेंगे और इस ओर आएंगे। यद्यपि ताओ यू लिटिल ब्लैक के साथ संवाद कर सकता था, लिटिल ब्लैक मानवीय भाषा नहीं समझ सकता था, इसलिए उसे पता नहीं था कि घोंसले में से तीन में से एक सहायता के लिए वापस चला गया था। अब अचानक वर्तमान विकास क्षेत्र में सबसे प्रमुख पहचान और ताकत वाले इन दो व्यक्तियों को देखकर ताओ यू को अपने दिल में कुछ दबाव महसूस हुआ। जैसे ही ताओ यू ने उनके चेहरों को पहचाना, दोनों ने लगभग एक साथ ही उनकी ओर देखा और अपनी गति को थोड़ा समायोजित करने के बाद सीधे उसकी ओर बढ़ गए। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। यह क्या है? बड़े भाई, क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? वेस्ट सिटी ट्रायो भी बहुत तनाव में था। फ्लोटिंग सिटी से दो लोग। जैसे ही वे आकृतियां निकट आईं, ताओ यू ने उन्हें सहजता से जानकारी दी, जिससे तीनों लोग इस हद तक चौंक गए कि वे अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। जैसे जैसे वे दोनों करीब आए और उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, उन्होंने अपनी सांस रोक ली और सिर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए, जिससे वे बहुत विनम्र दिखाई दे रहे थे। हुश हुश। हवा में चीरने की आवाज और तेज हवा के प्रवाह के साथ दोनों होवरबाइक पहले ही छत के ऊपर पहुंच चुकी थी, और समूह के ऊपर रुकने के लिए उन्होंने अपनी गति को सुंदर ढंग से कम कर दिया। तभी वह घुमावदार विमान तेजी से कलाबाजी करता हुआ छत पर जा गिरा। ताओ यू की पुतलियां सिकुड़ने का कारण ये था कि उसके उतरने से उत्पन्न कंपन की तरंगों के अलावा 7 अजीब आकार के और अनोखे हथियार भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। एक बार जब वह जमीन पर मजबूती से खड़ी हो गई, तो वे 7 अनोखे हथियार पंखे की तरह फैल गए, उसके पीछे मंडराते हुए ताओ यू को पूरी तरह से चकित कर दिया। उसने सोचा था कि इन भाई बहनों का पहनावा हत्या वाले शहरों के लड़ाकू सूट जैसा होगा, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि यह योनिया है। तंग लड़ाकू सूट द्वारा चित्रित आकृति को देखते हुए, जो कुछ हद तक कामुक लग रही थी, और उस शीर्ष स्तरीय सुंदरता को देखकर ताओ यू ने दूसरे पक्ष की रूबी जैसी आंखों को देखा और अपने मन में उसे प्रारंभिक रूप से परिभाषित किया। अमीर, सुंदर, युवा, शक्तिशाली। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। शियू ने ताओ यू की ओर देखा और फिर उसकी जांच करने वाली निगाहों को देखा जो उसके शरीर पर ऊपर से नीचे तक घूम रही थी। उसकी मानिक जैसी आंखें क्षण भर के लिए चमक उठी। ताओ यू, है ना? मुझे तुम्हारा प्रोफाइल याद है। सुन, शियू की आवाज कानों को सुखद तो लगती थी, लेकिन उसमें ठंडक भी थी, जो उसकी लाल पुतलियों के साथ मिलकर एक अनोखा आकर्षण पैदा कर रही थी। अपने अलग थलग व्यवहार और भाषण के बावजूद पहली नजर में वह किसी तरह से अश्लील छवि उत्पन्न करती थी। ताओ यू घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई कौशल या प्रतिभा हो सकती है, और उसने जल्दी से खुद को संभाला। कृतज्ञता में अपना सिर नीचे करते हुए उसने धन्यवाद के साथ कहा, मुझे आपके प्रायोजन और इस मिशन टर्मिनल के लिए आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला है, मिस संत। वे मेरे लिए बहुत मददगार रहे हैं।
ताओ यू ने जो कलाई घड़ी पहनी थी वह उनकी ओर से एक उपहार था, साथ ही एक स्टार्टअप फंड भी था और वन लियू डोजो में 10,000 युआन फोर्स से अधिक मूल्य के मुफ्त स्लॉट और आधी कीमत पर छूट जैसे भत्ते भी थे। कम से कम अभी तक तो ताओ यू को उनसे बहुत लाभ हुआ है। कंपनी की शोषक प्रकृति एक बात थी, लेकिन इन दो व्यक्तियों ने फिलहाल ताओ यू पर अनुकूल प्रभाव डाला था। बेशक उनका उच्च आकर्षण एक बोनस था। वेस्ट सिटी ट्रियो ने जब देखा कि ऐसे उच्च प्रोफाइल व्यक्ति उनके बगल में बैठे व्यक्ति को याद कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यधिक सम्मान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। सुन शियू सुंदर थी, फिर भी वे एक बार भी उससे नजर नहीं मिला पाए। बातचीत तो दूर की बात थी, स्थिति में असमानता बहुत अधिक थी। ये कुछ भी नहीं है, आपने इसे कमाया है, इसे निवेश भी नहीं माना जा सकता, सन शियू ने कहा। उसने लिटिल ब्लैक की ओर देखा जो चौकन्ना था और सराहनीय लहजे में उसकी प्रशंसा की। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया है। अब तक के पालतू एलियंस में ये सबसे उत्कृष्ट है। एक युआन बल कौशल। हाँ, लेकिन कौशल काफी लेता है, इसलिए मैं एक ही समय में बहुत से लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर सकता, ताओ यू ने कहा, भर्ती होने से थोड़ा सा सावधान और जल्दी से जोड़ा। इससे सुन शियू ने उसे विचारमग्न होकर देखा और फिर उसके मुंह के कोने पर एक हल्का आकर्षक वक्र बन गया। मैं तुम्हें जानता हूँ, बेहतरीन प्रतिभा होने के बावजूद तुम मुसीबत से बचने के लिए एक साथी चुनते हो। वास्तव में तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें प्रशिक्षण के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तुमने मेरी असलियत समझ ली है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ताओ यू ने बिना ज्यादा शर्मिंदा हुए जवाब दिया। आखिरकार इन दोनों ने अब तक जो कुछ भी किया था उससे लगता था कि वे इनामों के लालच में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। जोसेफ और उसके समूह जैसे लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक नजरिया दिखाते थे। धन के साथ पहल को प्रोत्साहित करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक इनर सिटी पाइनियर्स का प्रश्न है, उन्होंने कुछ दबाव डाला। अब चूंकि आपने एक एलियन को भी वश में कर लिया है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी जानकारी मूल्यवान है तो आपको इनाम दिया जाएगा, उसने कहा। कृपया आगे बढ़ें, ताओ यू ने जवाब दिया। एक एलियन रानी पास में ही मर गई है, क्या आपके एलियन पर कोई प्रतिक्रिया हुई है? इस पर ताओ यू को समझ में आ गया कि उन दोनों को यहाँ क्या लेकर आया था। हालांकि उसने गंदे और फटे हुए युद्धक कपड़े पहने हुए थे और उसके नीचे फेई जी के उपकरण छिपाए हुए थे, फिर भी ताओ यू ने अपना धैर्य बनाए रखा और कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने कुछ बार साधारण एलियंस से लड़ाई की है, लेकिन हाल ही में मेरा किसी से सामना नहीं हुआ है। हाल ही में मैं एक चुने हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा हूँ। विषय को भटकाते हुए ताओ यू ने जैक को बेचना भी शुरू कर दिया। उन्हें बेचने की उनकी हमेशा यही योजना थी और उनसे मिलना तो और भी बेहतर था। यह एक सीधा लेन देन था जिसमें बिचौलियों द्वारा हिस्सा लेने का कोई डर नहीं था। चुना हुआ। वास्तव में ताओ यू के शब्दों ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि सन शिकिंग, जो जांच के तुरंत बाद अपनी फ्लोटिंग मोटरसाइकिल पर मंडरा रही थी और जाने के लिए तैयार दिख रही थी, वह भी शान से जमीन पर उतरी। उसके पास अपनी बहन के समान ही उपकरण थे, लेकिन स्टाइल में कुछ अंतर था। उतरने के बाद वह कुछ नहीं बोली, बस एक तरफ खड़ी रही। हाँ, एक चुना हुआ, ताओ यू ने आगे कहा। आप चुने हुए व्यक्ति के बारे में कैसे जानते हैं? ताओ यू ने बातचीत को इस विषय की ओर मोड़ने का इरादा किया था, लेकिन सुन शियू के आकस्मिक प्रश्न ने ताओ यू की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी, क्योंकि वह जानता था कि इस मासूम से दिखने वाले प्रश्न को टालना आसान नहीं होगा। जब मैंने पहली बार प्रवेश किया तो मैं भाई जोसेफ और उनके समूह के साथ था। ताओ यू ने तर्क दिया कि ऐसी परिस्थितियों में सत्य सबसे अच्छा काम करेगा। यदि चिलिन उसे इतनी आसानी से बता सकता था, तो संभवतः यह इनर सिटी के लोगों के बीच कोई रहस्य नहीं था, न ही गोपनीयता बनाए रखने का कोई निर्देश दिया गया था। दरअसल उसने यूसुफ से भी कई सवाल पूछे थे। जोसेफ। सुन शियू के सुंदर चेहरे पर एक सूक्ष्म भाव दिखा, मानो उसे भी वह बदकिस्मत याद हो जो उनके पहले मिशन पर लौटते समय मर गया था। फिर उसने ताओ यू को उन खूबसूरत लाल पुतलियों के साथ एक पल के लिए और देखा। आपने अच्छा काम किया है, अच्छी प्रतिभा और अच्छी योग्यता के साथ, और ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत भी आपके पक्ष में है। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद है जिनकी किस्मत अच्छी हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने चुने हुए व्यक्ति के बारे में पूछने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि एक समान स्वर में कहा, हम अपने व्यवहार में स्पष्ट पुरस्कार और दंड पसंद करते हैं। हम मजबूरी के बजाय पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन देना पसंद करते हैं।
चुना हुआ व्यक्ति नए समझौतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप पहले अपना वांछित पुरस्कार और मांग बता सकते हैं। ताओ यू को उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद आया। बेशक इतना सीधा होना सबसे अच्छा था। इसी तरह ताओ यू ने पहले पुरस्कार का मामला नहीं उठाया, इसके बजाय उसने धीरे धीरे जैक की स्थिति को समझाया और खेद के स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह ... मुझे एहसास नहीं था कि चुने हुए व्यक्ति का कितना महत्व होता है, इसलिए यह महसूस करते हुए कि वह बहुत अधिक बोझ उठाए हुए है, मैंने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। मुझे ये भी नहीं पता कि रास्ते में उसके साथ कुछ हो सकता है या नहीं। पानी के स्रोत वाला एक सैन्य अड्डा। बहुत अच्छा। सुन शियू ने तब ताओ यू से एक और खुफिया जानकारी हासिल की। उसकी पतली उंगलियां उसकी नाजुक ठोड़ी को हल्के से सहला रही थीं। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर हंस पड़ी। एक चुने हुए व्यक्ति को उनकी दुनिया में इतनी आसानी से परेशान नहीं किया जाता है। हम अब वहां जाएंगे। ठीक है, तुम छोटे चालाक, अपनी मांगे बताओ। छी, वास्तव में कम देना काफी नहीं है। हालांकि सन शियू केवल 18 वर्ष की थी, एक ऐसी उम्र जो मासूमियत और खुशमिजाजी से भरी होनी चाहिए। लेकिन फ्लोटिंग सिटी के एक महान परिवार की वंशज होने के नाते उसे सिर्फ युद्ध कौशल से अधिक सीखना था। अपने वर्तमान संबंधों से तथा अपने पिछले जीवन में एक कॉर्पोरेट ड्रोन होने के अनुभव के बावजूद ताओ यू एक निश्चित दबाव महसूस कर सकता था। और यद्यपि वे एक ही उम्र के थे, यहाँ तक कि जन्म का वर्ष, महीना और दिन भी एक ही था, फिर भी उसने उसे कुछ हद तक कृपालु तरीके से थोड़ा चालाक कहा, जिससे ताओ यू कुछ हद तक अवाक रह गया। लेकिन चूंकि वह किसी बड़ी शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, खासकर तब जब उसे किसी उपकार की जरूरत हो, ताओ यू केवल विनम्रता से बोल सकता था, मुझे युआन बल की बहुत जरूरत है, ढेर सारे युआन बल की, और अगर कुछ कौशल भी हो तो यह और भी बेहतर होगा। साधारण पाइनियर्स के लिए युआन फोर्स के उपयोग की वास्तव में एक सीमा होती है। बेशक सबसे अच्छे कौशल वे थे जो किसी की प्रतिभा से मेल खाते थे और असाधारण प्रभावों के साथ एक प्रणाली बना सकते थे। इसके बाद विशेष प्रभाव वाले युआन फोर्स आइटम थे जो बहुत व्यावहारिक भी थे, जैसे ताओ यू के कपड़ों में मौजूद छोटी मोटी चीजों का संग्रह। युआन फोर्स को प्राथमिकता देना सन शियू के लिए कुछ अप्रत्याशित था। यदि वह इनर सिटी का व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से इस तरह के पुरस्कार के लिए बातचीत नहीं करता। ठीक है, तुम बाहरी लोगों की समझ वास्तव में कम है। सुन शियू ने एक क्षण सोचा, फिर सहजता से एक चुंबकीय कार्ड निकाला, फिर उसे ताओ यू की ओर फेंक दिया। क्या 1 लाख काफी है? शायद इससे ज्यादा आप पचा नहीं पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाले युआन फोर्स चुंबकीय कार्ड को लेने और उसके अंदर की राशि को महसूस करने पर ताओ यू का दिल भी बेतहाशा धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर पैसों की गड्डी थमा दी हो। जैक वास्तव में इतने में बिक सकता है। मैं अमीर हो गया हूँ। व्यक्तिगत रूप से उनका अनुरक्षण न करना मेरी गलती थी। हालांकि 1 लाख युआन बल ताओ यू के पास मौजूद धन से कहीं अधिक था, फिर भी उसने इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाते हुए धीरे से कहा, अगर इसमें थोड़ा और इजाफा होता तो यह और भी बेहतर होता। तुम वास्तव में मांग करना नहीं जानते, भले ही मैंने तुम्हें याद दिलाया हो। सुन शियू नाराज नहीं हुआ, बल्कि अपना चेहरा सीधा नहीं रख सका और हंसने लगा। युआन बल 1 लाख होगा। यदि चुना हुआ व्यक्ति और आधार वैसा ही है जैसा आपने वर्णन किया है, तो मैं आपकी एक छोटी सी मांग पूरी कर सकता हूँ। चलो चलें। ये कहते ही सुन शियू ने तेजी से छलांग लगाए और तैरती हुई मोटरसाइकिल अपने आप ही तेजी से उसके नीचे आ गई। वो उस पर चढ़ी, हाथ हिलाया और फिर तेजी से भाग गई। सुन शिकी, जो अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ी थी, के पहले भावशून्य चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान उभर आए। उसने ताओ यू की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मेरी बहन सही कह रही है, तुम सचमुच मूर्ख हो। ये कहकर वह भी अपनी तैरती हुई मोटरसाइकिल पर सवार हो गई। हमारे लिए आपके पूरे परिवार को इनर सिटी में ले जाना भी बस कुछ शब्दों का मामला है। इस पर ध्यान से विचार करें और अपना अनुरोध दोबारा करें, यह अवसर दुर्लभ है। यद्यपि सन शिकिंग बहुत बातूनी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी बहन का पीछा करने से पहले ताओ यू को एक दयालु अनुस्मारक दिया। ताओ यू ने पागलों की तरह कार्ड से युआन फोर्स को अवशोषित कर लिया और उन्हें जाते हुए देखकर अपने होठों को बंद किए बिना नहीं रह सका। उनके लिए युआन बल का प्रयोग वास्तव में कौशल से कम महत्वपूर्ण नहीं था। यदि उसके पास पर्याप्त युआन बल होता तो कुछ कौशलों को देवत्व प्रदान करने से सब कुछ एक साथ आ जाता। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही इस ओर ध्यान दिला दिया था, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सके। एक सामान्य बाहरी व्यक्ति वास्तव में कम समय में बड़ी मात्रा में युआन बल का उपयोग नहीं कर सकता था। क्या वे सभी बुनियादी श्वास तकनीक को मजबूत करने के लिए थे?
अंततः इससे लाभ कम हो जाएगा। जहां तक आंतरिक शहर में जाने की बात है, ताओ यू ने सोचा कि अपनी क्षमताओं के बल पर अंततः ये संभव हो जाएगा, इसलिए वह जल्दबाजी में नहीं था। बिना पर्याप्त ताकत के वहां तक पहुंचने के लिए उसे अपना चेहरा फुलाकर रौब जमाना पड़ा, या फिर उसे कोई और हुनर सीखना चाहिए था। आह, कितनी अमीर और खूबसूरत महिला है। कार्ड से युआन बल को पूरी तरह से अवशोषित करने और युआन बल की अभूतपूर्व मात्रा पर विचार करने के बाद ताओ यू ने अचानक पाया कि सुन शियू दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। नंबर 1 अमीर महिला, तर्क से परे। तुम अभी भी यहीं घूम रहे हो, मुझे लूटने की ताक में। ताओ यू ने वेस्ट सिटी ट्रायो की ओर देखा, जिनकी लार लगभग टपक रही थी, और उसने सीधे जवाब दिया, यहां तक कि अब युआन बल रहित चुंबकीय कार्ड को भी झटका दिया। ये कहा जाना चाहिए कि यह 1,00,000 युआन बल कहलाने के योग्य था, भले ही यह शुद्ध था और इसमें कोई अव्यवस्थित जानकारी नहीं थी, और एक समर्पित कार्ड का उपयोग किया गया था, फिर भी ताओ यू को इसे अवशोषित करने में कुछ समय लगा। हालांकि ये देखते हुए कि यह वह कार्ड था जिसे धनी महिला ने लापरवाही से निकाला था, और उसने जानबूझकर इसमें युआन फोर्स भी नहीं भरा था, ये संभवतः कुछ ऐसा था जिसे वह अपने साथ लेकर चलती थी, शायद पुरस्कार देने की सुविधा के लिए। नहीं, हम वेस्ट सिटी ट्रायो बड़े भाई को वीआईपी का पक्ष प्राप्त करने के लिए बधाई देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये पूछना चाहते थे कि क्या उस बेस तक की यात्रा कठिन है। वेस्ट सिटी ट्रायो ने तुरंत अपने खाली हाथ दिखाए, जिससे संकेत मिला कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, और फिर सबसे बड़े भाई ने विनम्रतापूर्वक अपना प्रश्न पूछा। आउटर सिटी पाइनियर्स के लिए इस अवधि के दौरान जीवित रहना काफी कठिन था। वर्षावन विशालकाय सांपों और एलियंस से भरा हुआ था, मैदान एलियंस से भरे हुए थे और काले पानी से संक्रमित होने का खतरा था। सब कुछ गिनने पर ज़ोंबी दुनिया बाहरी शहर के पाइनियर्स के लिए थोड़ा अधिक अनुकूल लग रही थी। फिर भी एक सभा स्थल के बिना आउटर सिटी पाइनियर की औसत ताकत को देखते हुए जीवित रहने का दबाव वास्तव में बहुत अधिक था। अब वे बस वहां जल्दी पहुंचना चाहते थे ताकि एक स्थान प्राप्त कर सकें। इसके अलावा समय से पहले वहां पहुंचने का मतलब ये हो सकता है कि कुछ सरल कार्य भी करने को उपलब्ध होंगे, जैसे कि 2 क्षेत्रों के बीच माल की ढुलाई। अभी यह कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एलियंस आ जाएंगे तो कहानी अलग होगी। ताओ यू की मुस्कुराहट से तीनों व्यक्तियों के चेहरे बदल गए, और झुककर उसे धन्यवाद देने के बाद वे बिना पीछे देखे उस दिशा में चले गए जिस ओर ताओ यू ने उन्हें पहले इशारा किया था। ताओ यू ने सुन शियू को ये सब समझाया था, जबकि तीनों पास में ही बैठकर सुन रहे थे, इसलिए उन्हें स्थान का मोटा मोटा अंदाजा था। लेकिन केवल अपने पैरों पर निर्भर रहने का मतलब था कि उन्हें वहां पहुंचने के लिए अभी भी अधिक समय बिताना होगा। ताओ यू ने देखा कि तीनों लोग एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए छतों पर चढ़ने लगे, फिर वह सीढ़ियों की ओर वापस चला गया और छत पर जाने वाले दरवाजे को बंद कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार जब मृतक उठ जाता तो वह भी वहां जाकर जांच करता, पहले ये देखने के लिए कि क्या उस मूर्ख जैक को रास्ते में फंसाया गया है, और फिर कोई उपयुक्त कार्य देखने के लिए। उसके खाते में 1,00,000 युआन बल के आगमन ने ताओ यू को बड़े पैमाने पर प्रेरित किया। यदि उन्होंने इतना कुछ दिया है तो इसका मुख्य कारण शायद यह है कि मैं पहला चुना हुआ व्यक्ति हूँ, बाद में मेरी कमाई उतनी नहीं होगी, ताओ यू ने सोचा। अब 1,00,000 के साथ वह अपने अगले कदमों पर विचार करते हुए उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वर्तमान में दोनों प्रतिभाएं अत्यंत लागत प्रभावी लाभ प्रदान करती हैं। यदि मेरी युआन सेना पर्याप्त है तो प्रतिभाओं को प्राथमिकता देना वास्तव में बेहतर होगा। हालांकि प्रतिभाएं विकास के बारे में अधिक है, मैं जितना अधिक मजबूत हूं, मैं उनका उतना ही बेहतर उपयोग कर सकता हूं। मेरी तत्काल लड़ाकू क्षमताओं में अभी भी कुछ खामियां हैं। ताओ यू एक पल के लिए हिचकिचाया। यद्यपि वह पहले से ही काओ शाओलिन, ज़ॉम्बीज और एलियन क्वीन सहित कई इनर सिटी पाइनियर्स से निपट चुका था, जिससे वह काफी अनुभवी हो गया था। लेकिन ताओ यू अभिमानी नहीं हुआ था, उसकी कमियां और कमजोरियां अभी भी स्पष्ट थीं। इसलिए उसने 100,000 युआन बल को जमा करना जारी नहीं रखा और दूसरे देवत्व के साथ अपनी प्रतिभा को उन्नत करने की उम्मीद की। अपनी स्वयं की शक्ति में किया गया कोई भी निवेश कभी भी घाटे का सौदा नहीं था। पहली मंजिल पर लॉबी में लौटते समय ताओ यू ने लिटिल ब्लैक से कहा, मेरे लिए और अधिक भोजन लाते रहो। लिटिल ब्लैक ने ताओ यू को चूमा, फिर अपना बैग लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। लिटिल ब्लैक के चले जाने के बाद ताओ यू ने धीरे से सांस छोड़ी और तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा को बेसिक ब्रीदिंग तकनीक संशोधित पर केंद्रित कर दिया। प्रतिभाओं को छोड़कर किसी कौशल के दूसरे देवत्व में निवेश पर विचार करने पर इसकी लागत प्रभावशीलता सबसे अधिक थी।
यहाँ तक कि बहुत सस्ती बेसिक ब्रीदिंग तकनीक में भी लगभग 30,000 युआन बल डाला गया। बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक संशोधित का मूल रूप से थोड़ा सुनहरा रंग का कौशल गोला तुरंत और भी अधिक चमकदार हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत समय नहीं बीता था कि ताओ यू को यह महसूस होने लगा कि उसकी हर सांस बदल रही है। उसके फेफड़ों में एक तीखी सनसनी थी, मानो मुंह खोलते ही आग उगल रही हो। हालांकि मौसम ठंडा नहीं था, फिर भी ताओ यू ने पाया कि उसकी सांसों में सफेद धुंध बन रही थी और यह और अधिक मोटा होता जा रहा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, मानो उसमें से सफेद धुंध निकल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का हर छिद्र खुल गया हो और सांस लेने लगा हो। इसी समय उसकी छाती और पेट से खट्टी और सुन्नसी अनुभूति हो रही थी। बेसिक ब्रीदिंग तकनीक संशोधित 2 आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में एक आवश्यक बदलाव आया है, जिससे आप अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हवा से थोड़ी मात्रा में मुक्त ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। सांस लेना अब नाक और मुंह तक ही सीमित नहीं है, आपके पास विषाक्त पदार्थों के प्रति मजबूत प्रतिरोध है। शारीरिक सीमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि। छाती और पेट की सीमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि। छाती और पेट की कार्यक्षमता को मजबूत करने के लिए क्यूई रक्त को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे श्वास तकनीक का स्तर बढ़ता है, अतिरिक्त सीमाओं को और बढ़ाया जा सकता है। ताओ यू को लगा कि उसकी पूरी धारणा बदल गई है। हर सांस के साथ ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर के सभी छिद्र कुछ अवशोषित कर रहे थे और कुछ बाहर निकाल रहे थे। छिद्रों से निकले छोटे कण उसकी सांस के साथ उसकी छाती और पेट में एकत्र हो रहे थे और फिर एक गर्म धारा का निर्माण कर रहे थे जो फिर से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। ये दुख की बात है कि मात्रा बहुत कम है। इस अनोखी श्वास तकनीक का अनुभव करते समय इस विशिष्ट विधि ने ताओ यू को खुशी से भर दिया, लेकिन साथ ही साथ अफसोस की भी भावना भी पैदा हुई। वह इस बात से बहुत खुश था कि उसे भोजन और युआन बल के अलावा ऊर्जा को अवशोषित करने का एक और तरीका मिल गया था। उफ, लेकिन मिनट राशि शब्द वास्तव में बहुत मिनट है। अधिक से अधिक। इससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि यदि वह न खाए, न पिए या उसके पास युआन बल न हो, तो वह भूख से नहीं मरेगा। ये वस्तुतः जीवन को बनाए रखने के लिए ही था। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इससे उसे ऊर्जा के लिए एक नया चैनल मिला। दूसरे देवत्व का मुख्य लाभ विभिन्न सीमाओं में वृद्धि थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कौशल स्तर उन्नयन के साथ आने वाली अतिरिक्त सीमा वृद्धि वास्तव में काफी अच्छी थी। 30,000 युआन बल खर्च कर अधिक शक्तिशाली श्वास तकनीक सीखना संभव नहीं था, लेकिन दूसरा देवत्व प्राप्त किया जा सकता था। इसका संबंध विश्व में मौजूद ऊर्जा से भी हो सकता है, लेकिन मिनट का मतलब सचमुच मिनट ही है। अगर मैं इसे मजबूत करना जारी रखूंगा तो गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगली आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। तीसरे देवत्व के लिए लाखों युआन बल की खपत को महसूस करते हुए ताओ यू अवाक रह गया। दूसरे देवत्व बोर्ड में पहले की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक खपत हुई, जबकि तीसरे में दूसरे की तुलना में 1000 गुना अधिक खपत हुई। हालांकि जब युआन बल उपभोग की मूल प्रवणता पर विचार किया गया तो ये फिर से सामान्य प्रतीत हुआ। लागत प्रभावशीलता के संदर्भ में दूसरा देवीकरण निश्चित रूप से पहले की तरह लागत प्रभावी नहीं था। फिर भी ये निर्विवाद था कि दूसरे देवीकरण ने एक बार फिर कौशल में गुणात्मक परिवर्तन किया। यद्यपि अवशोषित मुक्त ऊर्जा केवल अल्प थी, लेकिन यह उसके सामने रखे गए मार्ग का भी प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अलावा विषाक्त पदार्थों के प्रति मजबूत प्रतिरोध और पानी या यहाँ तक कि वायुहीन स्थानों में सांस लेने के माध्यम से जीवन को बनाए रखने की क्षमता ने उसके जीवित रहने और अनुकूलन क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। हालांकि ये थोड़ा अफसोस की बात थी कि ये चरम वातावरण, हालांकि जीवन रक्षक थे, उनकी उच्च तीव्रता वाली शारीरिक मेहनत को सहन नहीं कर सके। उसके बाद शारीरिक सीमाओं और छाती और पेट की सीमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि, साथ ही छाती और पेट की कार्यक्षमता को मजबूत करने के लिए क्यूई रक्त को बढ़ाना वास्तव में वर्तमान स्थिति के लिए मददगार था। अब जब युआन फोर्स उसके खाते में पहुंच गया था। इसके अलावा नई प्रतिभा ट्विस्ट इंटेंट के समर्थन के साथ ये सुधार के लिए एक शानदार अवसर था। उसे तत्काल अपनी सीमाएं बढ़ाने की जरूरत थी। अपनी 70,000 से अधिक युआन सेना को देखते हुए ताओ यू एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अपना ध्यान घात संशोधित पर लगा दिया। यह एलियन से प्राप्त एक कौशल था। देवत्व की लागत दोनों स्टेल्थ कौशलों की तुलना में सस्ती थी, लेकिन इसमें दोनों स्टेल्थ कौशलों से पैदा हुई छाया शक्ति को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे छाया में प्रवेश करने के बाद पहला प्रहार अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता था। यह अफसोस की बात है कि यह कौशल स्वयं छाया बल उत्पन्न नहीं करता है। बुनियादी श्वास तकनीक को देखते हुए ये संभावना है कि दूसरा देवत्व भी इसे नहीं बढ़ाएगा।
हालांकि ताओ यू को थोड़ा अफसोस हुआ, अगर उसने चुपके से चुना होता तो दैनिक प्रशिक्षण के लिए उसका युआन बल कमजोर लगता। सीमाएं बढ़ाकर क्षमता को शक्ति में न बदलना एक वास्तविक नुकसान था। और यदि वह घात चुनता तो भी उसके पास त्वरण के लिए 30,000 युआन बल शेष रहता। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने घात का दूसरा देवीकरण करने का फैसला किया। अगले ही पल ताओ यू को एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, कुछ वैसी ही जैसी तब महसूस हुई थी जब उसने शैडो इवेशन का इस्तेमाल किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी छाया हिंसक रूप से हिलने लगी, जो अंततः थोड़ी देर बाद शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि यह और गहरा हो गया है। घात संशोधित 2 आप अपनी छाया में अतिप्रवाहित छाया बल को संग्रहित कर सकते हैं और उस पर एक हद तक स्वायत्त नियंत्रण रख सकते हैं। आश्चर्यजनक, वास्तव में मेरी कल्पना से कहीं अधिक व्यावहारिक। ताओ यू ने अपनी उंगली के चारों ओर तैरती काली धुंध को देखा, उसे लापरवाही से झटका और फिर छाया बल के टुकड़े को तितर बितर कर दिया। पास की दीवार पर एक खरोंच थी, जिसके किनारों पर काली धुंध छाई हुई थी, जो धीरे धीरे खरोंच को मिटाती हुई प्रतीत हो रही थी, तथा कुछ ही क्षण बाद गायब हो गई। घात का द्वितीय देवत्व वास्तव में छाया बल बनाने का एक नया तरीका नहीं था, लेकिन इसने ताओ यू को इसे संग्रहित और नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की। द्वितीय देवत्व से पहले एम्बुश इम्प्रूव्ड ने अपनी छाया के भीतर से किए गए हमलों को छाया बल के साथ पूरक करने की अनुमति दी थी, जो छाया से बचने के दौरान जमा हुई थी। चाहे वह ज़ॉम्बी को मारना हो, इनर सिटी पायनियर्स हो या फिर एलियन क्वीन हो, इसने ताओ यू के लिए एक जबरदस्त भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि जब उन्होंने श्वास तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, तो ये पहली क्षमता थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा। आखिरकार 5 रूपों को एक के रूप में विकसित करने जैसे कौशल का द्वितीयक देवीकरण प्रतिभा से भी अधिक महंगा था। ये निश्चित रूप से बाद के लिए बचाकर रखने वाली चीज थी। परिणामस्वरूप ताओ यू ने महसूस किया कि इस क्षमता की वृद्धि शुरुआत में अत्यधिक मूल्यवान बेसिक ब्रीदिंग तकनीक से भी बेहतर हो गई। अतीत में यदि वह छाया बचाव का उपयोग करते हुए हमला नहीं करता था, तो संचित छाया बल बस नष्ट हो जाता था, लेकिन अब वह इस बल को अपनी छाया के भीतर संग्रहित कर सकता है। और वह किसी भी समय इसका उपयोग कर सकता था और इसे नियंत्रित भी कर सकता था। यद्यपि वह कितना छाया बल संग्रहित कर सकता था, इसकी एक सीमा थी जो उसकी मानसिक शक्ति और कौशल के स्तर पर निर्भर करती थी। इससे निस्संदेह उनकी लचीलापन काफी बढ़ गया। और यद्यपि छाया बल उसके शरीर से निकलने के बाद तेजी से नष्ट हो जाता था, फिर भी यह नई क्षमता प्रक्षेप्य के रूप में कार्य करने का बोनस प्रदान करती थी, भले ही इसका प्रभाव निकट युद्ध जितना मजबूत न हो। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त बोनस के रूप में मानसिक शक्ति की ऊपरी सीमा में मामूली वृद्धि भी शामिल थी। अभी भी पर्याप्त युआन बल नहीं है। अब जबकि मैंने 2 देवीकृत चुपके कौशल जमा कर लिए हैं, यह अखरोट को तोड़ने के लिए एक हथौड़े का उपयोग करने जैसा है। छाया बल का निर्माण अभी भी बहुत कम है। हालांकि एम्बुश द्वारा लाए गए सुखद आश्चर्य से बहुत संतुष्ट, ताओ यू ने सीधे इसका नाम बदलकर छाया हेरफेर कर दिया। वह अभी भी अपने भीतर युआन बल की अपर्याप्तता महसूस करता था। हालांकि बाहरी शहर से आया कोई व्यक्ति जो केवल 2 महीने पहले ही जागा था, फिर भी ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने में कामयाब रहा। ताओ यू जानता था कि वह काफी भाग्यशाली था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सामान्य परिस्थितियों में अपनी ताकत से 1 लाख युआन बल अर्जित करने में बहुत लंबा समय लगता, जिसे इस बार उसने लगभग बिना किसी कारण के ही हासिल कर लिया। अब ऐसा लगता है कि आसपास के सभी अच्छे अवसर खत्म हो गए हैं। अगर मुझे और अधिक युआन बल चाहिए, तो खोज के लिए एक अमीर महिला की जान को गले लगाने के अलावा मुझे शायद एलियंस का शिकार करना जारी रखना होगा। ताओ यू ने कुछ गणना की और आह भरी। यात्रा और खोज में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, भले ही वह औसतन हर 10 दिन में एलियन कौशल का एक सेट इकट्ठा कर सकता था, जिसमें एलियन शिकार के लिए सब्सिडी भी शामिल थी, फिर भी उसे पर्याप्त बचत करने में आधा साल लग जाएगा। और यह मानते हुए कि नए विकास क्षेत्र में कौशल की कीमतें बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगी और अमीर महिला का एलियन प्रजनन व्यवसाय नहीं चलेगा। अन्यथा एलियंस के शिकार से मिलने वाला इनाम जल्द ही बहुत सस्ता हो जाएगा। वास्तविक आय अभी भी खोजों और नए क्षेत्रों में अग्रणी होने पर निर्भर करती है, लेकिन अभी मेरी ताकत पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ताओ यू ने अपने हृदय में मूल्यांकन किया। अग्रणी कार्य के माध्यम से उसने विश्व का खंडित हृदय और शव शोधन कौशल प्राप्त कर लिया था। एक खोज पूरी की, चुने हुए व्यक्ति और सही आधार स्थान पाया, और यह सब 1 लाख युआन बल के बदले में मिला। ये सभी चीजें एलियंस के लिए पीसने की दर्दनाक प्रक्रिया से कहीं अधिक ठोस थीं। यह आकस्मिक धन प्राप्ति ही है जो धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन आकस्मिक धन प्राप्ति आसानी से नहीं मिलती।
अपने कौशल में आए बदलावों को पचाकर लिटिल ब्लैक भोजन का एक बंडल लेकर वापस आया। और जब ताओ यू ने लिटिल ब्लैक को भोजन वापस ले जाते देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि उसे एक नया व्यावसायिक अवसर दिखाई दिया था। एक मिनट रुकिए, उस सैन्य अड्डे को हब के रूप में उपयोग करने के उनके इरादे को देखते हुए, हब को शुरू करने के लिए बहुत कुछ की आवश्यकता होगी और संभवतः बहुत सारी आपूर्ति की कमी होगी। कितने पायनियर्स हैं? भले ही वे हर 5 दिन में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। परिवहन के लिए ट्रकों का उपयोग करके कमाई गई आय एलियंस के शिकार से होने वाली आय से कहीं अधिक हो सकती है। वर्तमान दुनिया में एक सामान्य हैंडगन 100 युआन फोर्स में बिक सकती है। अगर मैं एक ट्रक भरकर माल ले जा सकूं, तो बहुत कम कीमत पर भी मैं खूब पैसा कमा सकता हूं। लेकिन मुझे आपूर्ति और मांग पर भी विचार करना होगा। मुझे ऐसे सामान खोजने होंगे जिनका मूल्य ट्रक से ले जाने पर भी बहुत अधिक कम न हो। राइडिंग स्किल के साथ वह बड़े ट्रकों को स्वयं चलाने में पूरी तरह सक्षम थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन माध्यमिक देवत्व के लिए अपने कौशल और प्रतिभाओं को आधार बनाने के लिए परिवहन पर निर्भर रहने से मुझे नई भूमियों पर अग्रणी होने के लिए पर्याप्त उत्तरजीविता मिल जाएगी। ताओ यू ने मन ही मन सोचा। वास्तव में वह अभी भी पायनियर कार्य पर जा सकता था, लेकिन चूंकि उसके पास प्रतिभा और क्षमता थी, इसलिए यदि पैसा कमाने का कोई अधिक स्थिर तरीका था तो उसे जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अवसर अभी है। एक बार जब अधिक लोग एकत्र हो जाएंगे और परिवहन अधिक सामान्य हो जाएगा, तो यह उतना मूल्यवान नहीं होगा, और पास में हेनरी और लास वेगास हैं, जो बाजार को आपूर्ति से भरने के लिए पर्याप्त हैं। उसके बाद ताओ यू ने मुस्कुराते हुए लिटिल ब्लैक को थपथपाया और उसे कुछ पुरस्कार दिए। इस अचानक आश्चर्य से लिटिल ब्लैक जमीन पर गिर पड़ा और लगातार अपना सिर रगड़ने लगा। ताओ यू ने अपने कौशल का परीक्षण करने में खर्च की गई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए 2 और डिब्बे खोले और डूबते सूरज के साथ वह होटल के बगीचे की ओर चल पड़ा। बाहर कुछ लाशों की धीमी गड़गड़ाहट और सरसराहट सुनकर और बगीचे की बाड़ पर बैठे कौवों को देखकर ताओ यू ने शव शोधन प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू किया। जब सूर्य अस्त हो गया और आकाश में तारे उभर आए तो ताओ यू ने अपना खून बहाया, और इस बार उसने अपनी 2 उंगलियां भी धरती में गाड़ दी, जिससे उसके खून से भीगी मिट्टी पर विचित्र आकृतियां बन गईं। उठना। एक नर्म आदेश के साथ ताओ यू ने अपनी उंगलियों को जमीन से खींच लिया और उनके साथ मिट्टी के कुछ टुकड़े भी ऊपर ले आया। इसके तुरंत बाद धरती और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी, क्योंकि काओ शाओलिन का शरीर धरती को चीरता हुआ सीधा खड़ा हो गया। अभी भी मिट्टी की गंध आ रही थी, बिस्तर की चादरें फटी हुई थीं, एक पीला शरीर दिखाई दे रहा था जिसकी एक आंख से खून बह रहा था, जो एक बहुत ही परेशान करने वाला दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। हालांकि ताओ यू काओ शाओलिन की लाश से काफी संतुष्ट लग रहा था। उन्होंने सबसे पहले नाखूनों की जांच की, जो आधे इंच लंबे हो गए थे और बैंगनी काले रंग के थे। उन्हें फड़फड़ाने से धातु जैसी ध्वनि निकल रही थी। उन्होंने जांच करने के लिए मुंह खोला तो पाया कि दांत भी काफी बड़े हो गए थे। फिर ताओ यू ने एक खंजर निकाला और काओ शाओलिन के शरीर की त्वचा पर एक चीरा लगा दिया। दुर्भाग्य की बात है कि यह 7 दिनों में जल्दबाजी में बनाया गया उत्पाद है। इसका बचाव स्पष्ट रूप से अन्य की तुलना में बहुत कमजोर है। अब ये केवल सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर है। हालांकि अब इसमें सूर्य के प्रकाश के प्रति कमजोरी नहीं है, लेकिन इसकी अनुकूलन क्षमता बहुत बढ़ गई है। ताओ यू को एहसास हुआ कि 7 दिनों के क्रैश कोर्स के तहत इस ज़ोंबी शरीर की ताकत शायद उतनी भी नहीं होगी जितनी काओ शाओलिन की थी जब वह जीवित था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिटिल ब्लैक राइडिंग द्वारा लाए गए सहज संचार की तुलना में ताओ यू के अपने सार रक्त का उपयोग करके विकसित इस ज़ोंबी ने उसे अपने शरीर का विस्तार होने का एहसास दिलाया। यद्यपि इसमें उनकी मानसिक क्षमता का कुछ हिस्सा लगता था, फिर भी यह नियंत्रण काफी सुविधाजनक था। शेडोफी। ताओ यू ने अपनी मानसिक ऊर्जा का व्यय बढ़ा दिया और अगले ही पल पहले से कठोर काओ शाओलिन के मुंह, नाक और बगल जैसे छायादार क्षेत्रों से तंबू जैसी काली लंटें उभर आईं। उन्होंने तेजी से उसके शरीर को घेर लिया और पिघलती हुई पुट्टी की तरह उसे छाया में खींच लिया। काओ शाओलिन को छाया में खींचने के बाद ताओ यू की आंखें थोड़ी आश्चर्य से चमक उठीं। उन्होंने पाया कि लाश शोधन सुधार से छायाकरण के प्रभाव ने वास्तव में ज़ोंबी को छाया बल को लगातार अवशोषित करने की अनुमति दी। विशेष रूप से रात में ताओ यू छाया बल के लगभग 1/1000वें हिस्से के बराबर प्रवाह को महसूस कर सकता था, जिसे उसने चुपके का उपयोग करते समय अवशोषित किया था, जो लगातार उसके छाया भंडार को भर रहा था। यद्यपि 1000वां हिस्सा बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यह निरंतर संचय ही था जो मायने रखता था।
पूरी ताकत से दो स्टील्थ की परत लगाने से उसकी सारी ऊर्जा मात्र 1 दर्जन सेकंड में समाप्त हो सकती है। सामान्यतः ताओयू को अपनी छाया में छाया बल को पूरी तरह से संग्रहित करने के लिए 4 या 5 बार अथक प्रयास करना पड़ता था, जो न केवल बोझिल था बल्कि अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे लगातार भोजन की भी आवश्यकता होती थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घोड़ा भारी गाड़ी खींच रहा हो। अब इसका मतलब ये था कि वह बिना कुछ किए अपने आप ही प्रत्येक दिन की पूर्ति कर सकता था, जिससे उसके लिए उबाऊपन काफी हद तक कम हो गया। और यह एक अप्रत्याशित खुशी थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, एक छोटा सा आश्चर्य जिसने ताओयू को बहुत खुश कर दिया। अगर मुझे 39 या 81 दिनों तक परिष्कृत करना पड़े, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अवशोषण प्रभाव बढ़ जाएगा। देवत्व कौशल के सिर्फ एक उदाहरण के साथ किसी और चीज की क्या जरूरत है। ताओयू को उत्सुकता महसूस हुई। हालांकि चूंकि यह 7 दिवसीय प्रयोग पहले ही इस तरह का हो चुका था, इसलिए उन्होंने 39 दिन के उन्नयन की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की योजना बनाई। उसे अपने परिवार के साथ अच्छे से संवाद करने की जरूरत थी और साथ ही चरम यिन की एक बेहतर भूमि को खोजने के साथ साथ पर्याप्त सामग्री तैयार करने की भी जरूरत थी। ज़ोबी द्वारा अवशोषित छाया बल शायद सिर्फ अपने स्वयं के पुनर्प्राप्ति और पोषण के लिए है, और रात में और पूर्णिमा के दौरान सबसे अधिक प्रभावी है। ताओयू ने घात से अपनी विशेषज्ञता, छाया हेरफेर के दूसरे देवीकरण और लाश शोधन के साथ अवशोषण के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके निर्णय लिया। ठीक हो जाना एक आंख वाला इतना बुरा नहीं है, इसे बाद में कार्यक्षमता बहाल करने दें। ताओयू ने ज़ोबी द्वारा अवशोषित छाया बल को अपने स्वयं के छाया भंडार में पुनर्निर्देशित किया, बिना इस बात की परवाह किए कि ज़ोबी ने कितना अवशोषित किया, क्योंकि यह सब वैसे भी उसका था। एक बार जब छाया पूरी भर जाती तो वह उसका उपयोग पालन पोषण के लिए करने पर विचार करता। अगले ही पल वह काओ शाओलिन को उसके लिए कुछ कपड़े ढूंढने के लिए फिर से बाहर ले आया। अन्यथा यदि उसे वास्तव में उसका उपयोग करने की आवश्यकता होती, तो प्रतिदिन एक नग्न आदमी को छाया से बाहर निकलकर लड़ने के लिए लाना उसकी आंखों के लिए बहुत अधिक होता। भले ही उसका रूप ताओयू से थोड़ा कम प्रभावशाली था, फिर भी मामला यही था। एक उत्साहित और खुशमिजाज युवा के रूप में मुझे विकृत व्यक्ति के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है। ताओयू ने बड़बड़ाते हुए अपने थोड़े ढीले आंतरिक तराजू कवच को कस दिया और शिकायत की कि यह पर्याप्त रूप से फिट नहीं था। एलियन की पतली पूंछ एक ज़ॉम्बी पर स्टील के चाबुक की तरह झपटी, जिससे उसका सिर तुरंत फट गया। लिटिल ब्लैक ने मॉल की तीसरी मंजिल पर शेष बिखरे हुए लाशों को साफ करने के बाद विनम्रतापूर्वक अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अपने पंजों का उपयोग करके ताओयू को आगे की दुकानों के दरवाजे खोलने में मदद की। इस बीच ताओयू एक खरीदार की तरह सामान खरीद रहा था, उसका बैग उसकी पीठ पर लटका हुआ था। स्वयं के अलावा काओ शाओलिन, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसने भी एक बड़ा बैग उठाया हुआ था, जैसा कि एलियन लिटिल ब्लैक ने किया था। शून्य लागत वाली खरीदारी की लत लग सकती है। दुकान में प्रवेश करते ही ताओयू ने सामान चुनना शुरू कर दिया। उन्होंने जो दुकानें चुनी थीं, उनमें से अधिकांश अभी भी व्यवस्थित थीं। यद्यपि कुछ महीने बीत गए थे और कुछ धूल भी जम गई थी, फिर भी ये बहुत ज्यादा नहीं था। इस समय ताओयू ने अपने जले हुए निशानों वाले लड़ाकू सूट को उतारकर चढ़ाई के उपकरण पहन लिए थे, जबकि पीछे उछलते हुए काओ शाओलिन ने अब एक ढीला ढाला खेल वस्त्र पहन रखा था, जिसमें एक आंख पर पट्टी भी बंधी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य विविध वस्तुओं के अलावा टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी दैनिक जरूरत की वस्तुएं भी अच्छी मात्रा में पैक कर लीं। बस्ती में वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने परिवार की घरेलू आपूर्ति में कुछ वस्तुएं जोड़ने की योजना बनाई। ये पर्याप्त होना चाहिए। NOWELLBEIN.CO। अपनी माँ और भाभी के लिए एक सेट चुनने के बाद ताओयू ने सब कुछ अपने बैग में भर लिया। फिर चेहरे पर पट्टी बांधे काओ शाओलिन को देखकर उसे कुछ अफसोस हुआ। ज़ॉम्बी छाया में विलीन हो सकते थे और छाया में विलीन हो सकते थे, लेकिन केवल उनके साथ लाए गए व्यक्तिगत उपकरण ही विलीन हो सकते थे, जबकि बैग जैसी कोई भी चीज गिर सकती थी। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। परिमैच पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रसातल और वास्तविक दुनिया के बीच यात्रा करते समय कोई व्यक्ति अपने साथ अनुयायी ला सकता था, लेकिन इसके लिए आवश्यकताएं सख्त थीं। आगे पीछे यात्रा करने के लिए पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक था तथा केवल एक ही स्थान पर जाने की अनुमति थी, तथा आकार की भी सीमाएं थीं। विशाल जानवरों को नहीं ले जाया जा सकता था, तथा यदि कई जानवर हों तो उन्हें अलग अलग यात्राओं में वापस लाना पड़ता था।
पूर्ण नियंत्रण का अनिवार्यतः अर्थ ये था कि यदि आत्महत्या करने का आदेश दिया जाए तो अनुयायी तुरंत उसका अनुपालन करेगा। इसके अलावा यदि कोई इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है और कोई परिवर्तन होता है, तो भले ही अनुयायी को वापस लाया गया हो, उसे दोबारा नहीं लिया जा सकता। वर्तमान में लिटिल ब्लैक भी इस मानदंड पर खरा नहीं उतरा था, लेकिन काओ शाओलिन ने इसे पूरा कर लिया। हालांकि ताओ यू आमतौर पर काओ शाओलिन को अपनी छाया में छिपा लेता था, जो संभवतः उस स्थान को नहीं लेता था और न ही वह उसे लापरवाही से प्रकट करना चाहता था। अब उसे बाहर जाने देना उसे नियंत्रण में रखने की आदत डालने के बारे में था और संयोगवश उसे कुछ सामान उठाने के लिए कहना भी था। इसके बाद हम नई बस्ती में बेचने के लिए सामान एकत्र करेंगे। बड़ी परिवहन योजना अब शुरू हो रही है। हमें एक ट्रक की आवश्यकता है, अधिमानतः एक ऐसा जो जाने के लिए तैयार हो ताकि समय की बचत हो। उन्हें अभी तक रेडियो के माध्यम से दोनों भाई बहनों के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला था, लेकिन इससे ताओयू को जल्दी ही स्थिति संभालने से नहीं रोका जा सका। 2 कौशलों के दूसरे देवत्वीकरण को पूरा करने के बाद ताओयू, जिसके पास मूल रूप से 1 लाख युआन बल था, घटकर 30,000 से भी कम रह गया। यद्यपि यह कुछ समय तक उनके प्रशिक्षण त्वरण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था, फिर भी उन्हें किसी भी समय इसे पुनः प्राप्त करने के अवसर खोजने की आवश्यकता थी। अभी बहुत कम लोग बचे हैं, प्रतिस्पर्धा अभी भी बहुत कड़ी नहीं होनी चाहिए, सामान आसानी से मिलना चाहिए। ताओ यू ने विचार किया। आउटसाइडर पाइनियर्स के लिए ज़ॉम्बी से भरे स्थान पर आपूर्ति एकत्रित करने का मतलब संभवतः भोजन ले जाने वाली चींटियों की तरह सावधानीपूर्वक टीमों में चलना था। यदि वह पूर्व ताओ यू होता तो उसे भी यही करना पड़ता, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत सहनशक्ति पर्याप्त नहीं थी और भोजन ढूंढते हुए लाशों को साफ करना काफी परेशानी भरा काम था। आखिरकार ये कार्य धन कमाने के लिए था, इसलिए अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए युआन बल का उपयोग करना निश्चित रूप से उचित नहीं था। स्पिन द व्हील एंड विन स्पेशल प्राइजेस। स्पिन द व्हील एंड विन स्पेशल प्राइजेस। परिमैच पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अब लिटिल ब्लैक और काओ शाओलिन के साथ ताओ यू पर ज़ॉम्बी का दबाव बहुत कम हो गया था। ज़ॉम्बी इन दोनों प्राणियों की सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे, इसलिए जब तक वह सतर्क रहे और ज़ॉम्बी के बड़े समूह में न जाए तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। एक बैग लेकर और रुके हुए एस्केलेटर के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लिटिल ब्लैक आगे बढ़ गया। उसकी फुर्तीली आकृति और घातक पूंछ उसे बिना ज्यादा शोर मचाए ज़ॉम्बी से निपटने में सक्षम बनाती थी। काओ शाओलिन खेल खेल में पीछे पीछे उछल कूद कर रहा था और पीछे से सुरक्षा प्रदान कर रहा था। इससे ताओ यू को, जो बीच में चल रहा था, एक दुर्लभ सहजता का एहसास हुआ। वह चलते समय युआन बल का उपयोग करके बेसिक ब्रीदिंग मेथड मॉडिफाइड 2 का अभ्यास भी कर सकता था। अपने शरीर में की हुई रक्त की हलचल और मांसपेशियों और अंगों में झुनझुनी महसूस करते हुए ताओ यू ने भोजन का एक डिब्बा निकाला और खाना शुरू कर दिया। जमीन पर बिखरी लाशें, कुछ ऐसी चीजें जिन पर सेंसरशिप की आवश्यकता थी, और हवा में फैली बदबू, इनमें से किसी ने भी ताओ यू को खाने से नहीं रोका। उस सैन्य अड्डे के कई फायदे हैं, लेकिन दीर्घावधि में इसके कुछ नुकसान भी हैं। गोबी के पर्यावरण में संभवतः सिंचाई के लिए पर्याप्त भूजल नहीं है। ताओ यू ने एक प्रबंधक की तरह सोचने की पूरी कोशिश की, फिर उसने विचार किया कि बेस को तत्काल किन चीजों की आवश्यकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उन वस्तुओं को सुविधाजनक ढंग से पहुंचा सके। अल्पावधि में बेस पर भोजन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पहले से ही काफी मात्रा में भोजन का भंडारण कर लिया था और शुरुआत में कम जनसंख्या के कारण ये लंबे समय के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे अधिक पाइनियर्स धीरे धीरे आते जाएंगे तथा इस दुनिया के बचे हुए लोग भी आते जाएंगे, निश्चित रूप से कमी होती जाएगी। वर्तमान विश्व में उत्पादन तो हो रहा था, लेकिन परिवहन स्वाभाविक रूप से कष्टकारी था और स्टारशाइन सिटी के लिए उसे सब्सिडी देना संभव नहीं था। लास वेगास ही एकमात्र नखलिस्तान है, दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर दूर हुआ बांध है। वे बिजली भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये सैन्य अड्डे से अभी भी थोड़ा दूर है, इसलिए अब सबसे ज्यादा जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताओ यू खुद को असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं मानता था। भाग्यशाली होने के अलावा उसे लगता था कि उसके पिछले जीवन के सांसारिक अनुभव ने उसे बाहरी लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ज्ञान दिया है। मूलतः वह अब भी अपने आप को एक ईमानदार, सरल, मेहनती और वफादार व्यक्ति मानते थे। थप्पड़ थप्पड़। अपनी पूंछ के 2 चाबुक जैसे झटके और सीधे खड़े होकर 2-4 थप्पड़ों के साथ एलियन लिटिल ब्लैक ने प्रवेश द्वार तक भटककर आए ज़ॉम्बी को भगा दिया और ताओ यू शॉपिंग मॉल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। दरवाजे से 1 दर्जन मीटर बाहर अभी भी कुछ लाशें घूम रही थीं।
लेकिन लिटिल ब्लैक, जो पहले से ही ज़ॉम्बी की आदतों से परिचित था, बहुत सतर्क था और उसने कोई शोर नहीं मचाया। दरवाजे पर पहुंचकर ताओ यू ने काओ शाओलिन से बैग लिया और उसे लिटिल ब्लैक की पूंछ पर लटका दिया। जैसे ही युआन बल प्रवाहित हुआ, काओ शाओलिन के मुंह, नाक और बगल से निकले काले तने अगले ही पल ताओ यू की छाया में विलीन हो गए। फिर एक आदमी और एक एलियन पास की गली की ओर बढ़े और ऊपर की ओर चढ़ गए। ज़ोंबी भीड़ से बचने का सबसे सुविधाजनक तरीका अभी भी छतों के माध्यम से था। कुछ छलांग लगाने के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां लाशें घनी नहीं थीं। वहां एक काले रंग की जीप रैंगलर खड़ी थी। रैंगलर के पास एक दर्जन लाशों के शव पड़े थे, जिन्हें ताओ यू ने अस्थायी परिवहन के लिए ढूंढा था। मुझे याद है कि वेस्ट सिटी ट्रायो, उन 3 लोगों को एक अच्छी जगह मिल गई थी। यही वजह थी कि वे तोप के चारे की तलाश में थे। ताओ यू वाहन में चढ़ गया, लिटिल ब्लैक को विशाल पिछली सीट पर बैठा दिया और बैग को सीट पर फेंक दिया। वेस्ट सिटी ट्रायो और जैक के बीच प्रारंभिक मतभेद एक गैस स्टेशन से ज़ॉम्बीज को भगाने के लिए कुछ देशी तोपों का इस्तेमाल करने को लेकर हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां माल ढोने वाले कुछ ट्रक खड़े थे। चूंकि वह माल उठाना नहीं जानता था, इसलिए पहले से लदे हुए सामान को ही ले जाना उचित समझा। इससे खरीद और लदान दोनों में समय की बचत हुई। अपने पास मौजूद राइडिंग कौशल के साथ ताओ यू ने गैस पैडल पर पैर रखा और तुरंत सामान्य दिशा में भाग गया। पेट्रोल स्टेशन अभी भी स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। बैकवर्ड काले रंग की जीप रैंगलर ज़ॉम्बी की भीड़ के बीच से मुश्किल चालों के साथ निकल रही थी। ताओ यू एक हाथ से स्टीयरिंग चला रहा था और अपनी राइडिंग कुशलता के कारण वह अनुभवी ड्राइवर जैक के समान ही अच्छा वाहन चला रहा था। हालांकि इस जीप में पिकअप ट्रक जैसे बदलाव नहीं किए गए थे, न ही इसमें कोई अतिरिक्त उपकरण वेल्ड किया गया था। लेकिन ताओ यू द्वारा टकरावों को न्यूनतम करने के प्रयासों के तहत हेंडरसन जैसे सेवानिवृत्ति शहर में भी यह एक सुगम यात्रा थी। ओह, गैस स्टेशन वाकई अलग दिखते हैं। खून और मांस से सने विंडशील्ड के माध्यम से ताओ यू ने उस गैस स्टेशन को देखा जिसे वेस्ट सिटी से आए तीनों ने खोजा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ ईंधन के लिए ट्रकों का एक काफिला कतार में खड़ा था, तथा इस स्थान पर कम से कम 5 ट्रक खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक 1 दर्जन मीटर से अधिक लंबा था। एक सेमी ट्रक का दरवाजा टूट गया, जिससे उसके अंदर बक्सों में भरा सामान नजर आया। एक सरसरी नजर में ताओ यू ने देखा कि खुले ट्रक में रखे बक्सों पर टिश्यू लिखा हुआ था। फिर भी गैस स्टेशन पर ज़ॉम्बी की एक बड़ी भीड़ ने वास्तव में जगह को अवरुद्ध कर दिया, यहाँ तक कि सड़क के ज़ॉम्बी भी वहां आ गए। खुले हुए कार्गो कंटेनर से ऐसा प्रतीत होता है कि जीवित बचे लोगों ने आपूर्ति के लिए यहां आने का प्रयास किया था और फिर उन्होंने कुछ शोर मचाया, जिससे ज़ॉम्बी आकर्षित हुए। यही कारण था कि भीड़ ज़ोंबीकृत हो गई थी। ये सब सिर्फ टिश्यू पेपर नहीं हो सकता, बाकी बचे रहस्यमयी बक्सों के साथ भी जुआ खेलना होगा। ताओ यू ने तुरंत गति कम कर दी और जैसे ही वह पेट्रोल स्टेशन के प्रवेश द्वार से गुजरा, उसने लगातार हॉर्न बजाया, जिससे अंदर मौजूद ज़ॉम्बी का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। यहाँ तक कि आसपास के अन्य लाश भी लालच में आ गए। लेकिन ताओ यू को कोई चिंता नहीं थी, न ही उसने अपनी गति बढ़ाई। वह धीमी गति से गाड़ी चलाता रहा, शांति से लाशों को धीरे धीरे गाड़ी को घेरने दिया। यदि ये सामान्य जीवित बचे लोग होते तो ज़ॉम्बीज से घिर जाने का मतलब होता कि बचने का कोई रास्ता नहीं होता और अंततः कार के अंदर फंसकर उनकी मौत हो जाती। लेकिन ताओ यू बिल्कुल भी तनाव में नहीं था। उसने आसपास के माहौल को देखा, पहले से ही सड़क पर एक दुकान के सामने कार पार्क कर दी, फिर आराम से अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। लिटिल ब्लैक को कार्रवाई करने के लिए ताओ यू की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने तुरंत ही आसपास के कुछ ज़ॉम्बी को मार गिराया। दूर से लाशों को आते देख ताओ यू और लिटिल ब्लैक कार की छत पर चढ़ गए, फिर बैकपैक को खींचते हुए बगल की दुकान के साइनबोर्ड को पकड़ने के लिए छलांग लगाए। खंभों की चरमराहट की आवाज के बीच वे जल्दी से ऊपर चढ़ गए। परित्यक्त रैंगलर को धीरे धीरे लाशों से घिरा हुआ छोड़ दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बीच गैस स्टेशन के सुविधा स्टोर के अंदर कई आकृतियां कांच की खिड़की के माध्यम से चुपके से बाहर का निरीक्षण कर रही थी। एक लंबा ड्रेडलॉक वाला काला आदमी भी अपने बगल में खड़े एक टैटू वाले हिस्पैनिक आदमी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। कोई ज़ॉम्बी को दूर ले जा रहा है, अब हमारा मौका है। दूसरी ओर एक अन्य हिस्पैनिक व्यक्ति ने टैटू वाले व्यक्ति को सुझाव दिया, बड़े भाई, इन ट्रक संसाधनों के पीछे अन्य लोग भी होंगे और चूंकि वे इतने बड़े जोखिम उठा रहे हैं, इसलिए जल्द ही एक टीम आने की संभावना है। हमें निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ, मैं यहाँ महीनों से फंसा हुआ हूँ। उन 2 चूजों की मौत लगभग हो चुकी है और खाना भी कम होता जा रहा है।
मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लंबे काले आदमी ने फिर से शिकायत की और एक भंडारण कक्ष की ओर देखा, जो थोड़ा खुला था और उसके अंदर दो और आकृतियां दिखाई दी। चुप रहो, तुम बाहर बचे हुए ज़ॉम्बी से निपटना चाहते हो या गोली मारकर उन्हें वापस बुलाना चाहते हो? टैटू वाले हिस्पैनिक नेता ने धीमी आवाज में कहा। इस फटकार से लंबे काले आदमी और अन्य हिस्पैनिक अधीनस्थ कांप उठे। फिर दोनों ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। उन दो लड़कियों को बाहर निकालो, मैं वैसे भी उनसे ऊब चुका हूं। उन्हें भागने दो, फिर हम अपनी कार ले लेंगे। हिस्पैनिक नेता का स्वर शांत था, उनके पास ट्रक और उससे भी बेहतर वाहन थे। लेकिन चाबियां खोजना समय की बर्बादी होगी। बेहतर होगा कि वे अपने परिचित वाहन के साथ ही रहें, जिसकी चाबियां उनके पास हो। बॉस बहुत होशियार है। अब हम कहाँ जाएं? निश्चित रूप से अब ये चीजें पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, है न? हम जैसे ही वे तैयार हो रहे थे और हिस्पैनिक अधीनस्थ दो मानव चारा को बाहर खींचने के लिए उठ रहा था, वे सब अचानक चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति को एक बैग लिए हुए दुकान के बोर्ड के किनारे से ऊपर चढ़ते हुए फिर पानी के पाइप से नीचे फिसलते हुए देखा। यह आंदोलन इतना शांत था कि इसने कम घनत्व वाली ज़ोंबी भीड़ का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वह दिशा, क्या ये वही नहीं है जहां कार अभी गई थी? क्या ये वही है जो ज़ॉम्बी को ले गया था? सिर्फ एक व्यक्ति। तीनों आश्चर्यचकित थे। इतने सारे ज़ॉम्बी के बीच से निकलकर बंदूक, और वह भी बड़ी बंदूक, ले जाना प्रभावशाली है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लंबे काले आदमी ने ताओ यू की पीठ पर रखी असॉल्ट राइफल को देखा और भौहें चढ़ाईं। तुम्हें लगता है कि अब भी सब पहले जैसा है? आजकल बड़ी बंदूक लेकर चलना आम बात है। सावधान रहना और आवाज मत करना। अब हम क्या करें? वह अपनी कार लेकर नहीं गया। क्या वह यहां से एक कार लेना चाहता है? वह ट्रक में बैठकर जाने की योजना तो नहीं बना रहा है ना? सुनिश्चित करें कि शोर बहुत अधिक न हो। बिना गोली चलाए उसे मारने का कोई तरीका खोजें। मैक्सिकन बॉस ने बिना कुछ सोचे समझे ये निर्णय ले लिया, और उनके मातहतों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे। क्या अब उन्हें किसी को बाहर निकालने के लिए किसी कारण की आवश्यकता थी? धैर्यपूर्वक बातचीत करने और समझाने की अपेक्षा झंझट को जल्दी से निपटाना बेहतर है। और इसलिए मैक्सिकन अधीनस्थ ने अपना काम रोक दिया और अपने बॉस के इशारे पर खिड़की के पास जाकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर वह बाहर किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। लंबे काले आदमी ने पहले से ही अपनी कमर में एक खंजर छिपा रखा था, जहां से वह आसानी से उस तक पहुंच सकता था, और वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। सही समय का इंतजार करें, और वह कार्य को सफाई से पूरा कर सकता है। और बाहर चढ़ाई के उपकरण पहने हुए व्यक्ति ने उनके संकेत देखे और बिना किसी संदेह के सीधे उनकी ओर बढ़ गया। उसने बचे हुए कुछ लाशों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे अस्तित्व में ही न हो, तथा आसानी से उनसे बच निकला। लंबे काले आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान थी जब उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। अरे भैया! लेकिन धीमी आवाज में कहे गए उसके शब्द अभी बाहर भी नहीं आए थे, और उसका हाथ पीठ के पीछे खंजर को छू भी नहीं पाया था कि वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि दूसरे आदमी ने पहले खंजर निकाल लिया। क्या बिल्ली है? फट! तेज कदमों से ताओ यू ने लापरवाही से काले आदमी का गला काट दिया। खून के छींटे से बचते हुए उसने उस आदमी को लात मारकर पीछे आ रहे लाशों की ओर धकेल दिया और स्वाभाविक रूप से दरवाजे से बाहर चला गया। इस समय अंदर मौजूद दो मैक्सिकन व्यक्ति अंततः हाई अलर्ट पर थे और अपनी बंदूकें निकालने के लिए तैयार थे। वे बिना कुछ कहे ही कुछ कर देते थे। क्या यह आदमी मनोरोगी हत्यारा था? उन्होंने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब उन्हें बंदूकों के शोर की परवाह नहीं थी, उन्हें पहले लक्ष्य से निपटना था। दूसरे पक्ष के पास भी बंदूक थी, लेकिन ताओ यू ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। एक आदमी का गला ताओ यू ने बहुत करीब से काट दिया और दूसरे की आंख में खंजर घोंप दिया, और यह सब एक ही सांस में। ताओ यू में इतनी सूझबूझ थी कि उसने एक गिरती हुई लाश का कॉलर पकड़ लिया ताकि वह शील्ड से टकराकर शोर न मचा दे। 7 कदमों के भीतर बंदूक तेज और सटीक हो जाती है, ये निश्चित है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप तैयार हैं और प्रतिद्वंद्वी के पास प्रतिक्रिया का समय है। मैल लाश की आंख के गड्ढे से खंजर निकालते हुए ताओ यू ने उस पर लगे खून को झाड़ दिया और उसे अपनी कलाई पर पोंछकर फिर से म्यान में रख लिया। लिटिल ब्लैक को पास के ज़ॉम्बी से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था, और ताओ यू अभी नीचे आया ही था कि उसे यहां दुर्भावना का आभास हुआ। वह वहां चला आया और ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि बंदूक चलाने से बहुत ज्यादा शोर होगा। बुलेट टाइम कौशल के साथ ताओ यू को त्वरित प्रतिक्रिया प्रतियोगिता से डर नहीं था।
असाधारण दृष्टि से उसने स्टोर रूम के अंदर की स्थिति को एक सरसरी निगाह से ही भांप लिया था। वहां 2 फटे पुराने कपड़े पहने महिलाएं थीं, दोनों की हालत बहुत खराब लग रही थी। यह ऐसा दृश्य था जिसके लिए म्यूजिक सेंसरशिप की आवश्यकता थी। यही कारण है कि वह अपने कार्यों में इतने निर्णायक थे। अंदर मौजूद 2 महिलाएं जो मौत का इंतजार कर रही थीं, उन्हें बाहर की स्थिति का बाद में पता चला और वे रोने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन वे अपने मुंह में गंदे अंडरवियर ठूंस कर बोल नहीं सकते थे। क्योंकि हमले से ज्यादा शोर नहीं हुआ, बाहर की लाशें अपेक्षाकृत शांत थीं, और ताओयू बस वहां गया, फिर से अपना खंजर निकाला और शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, अब तुम आराम कर सकते हो। मैं तुम्हें राहत पहुंचाऊंगा। कोई रुको, 1 मिनट रुको। मूल रूप से सुनहरे बाल वाली, जो अब चिपचिपे होकर उलझ गए हैं तथा जिसका चेहरा गंदा है, एक महिला ने पूरी ताकत से संघर्ष किया तथा एक कठिन योग मुद्रा का प्रयोग करते हुए अपने मुंह को बंधन से मुक्त किया। उसने जीवन की पूरी क्षमता का दोहन कर लिया था। मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे राहत मत दो। गैग हटाने के बाद वह थोड़ी कर्कश आवाज में बोली, फिर अपने साथी के मुंह से गैग हटाने में मदद करने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं भी नहीं। दूसरी महिला, जो संभवतः यूरेशियाई थी, ने मुंह से गैग हटाने के बाद कमजोर स्वर में बोलना शुरू किया। कोई भी महिला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, महीनों तक न संवारने से आए अजीब सी गंध और बालों के गुच्छे, साथ ही उन महीनों की भयावह यातनाएं उसे भिखारी से भी अधिक अतिरंजित बना देंगी। ताओयू के लिए ये दोनों मोज़ेक के 2 धुंधले टुकड़े मात्र थे और उनमें से बदबू भी आती थी। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? ताओयू ने खंजर रख दिया। वह कोई शैतान नहीं था। ये देखते हुए कि वे राहत नहीं चाहते थे, वह उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ऐसा करना सही नहीं होगा। कार धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले हाई प्रेशर वाटर जेट की आवाज 2 महिलाओं के सिलहूट पर पड़ी और हालांकि उनकी त्वचा बल से लाल हो गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई आवाज नहीं की। इसके बजाय उन्होंने लगातार साबुन लगाया, जिससे उन जगहों पर झाग बना रहा जहां पानी नहीं पहुंचा था। यह आदमी सचमुच हत्यारा है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें परेशानी पैदा करने का कोई संकेत नहीं दिखाना चाहिए। उन तीनों जानवरों को उसने मुर्गियों की तरह मार डाला, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यदि जूडी समय रहते अपने मुंह से गैग नहीं हटा पाती, तो वे भी शायद आजाद हो गए होते। यद्यपि पिछले कुछ महीने नारकीय रहे थे, लेकिन बदमाश अंततः मर चुके थे। जीवित रहना अभी भी बेहतर था। ताओयू ने पानी की बंदूक पकड़ते हुए जिम्हाई ली, और उसने ये भी देखा कि लिटिल ब्लैक चुपके से पास में बचे हुए ज़ॉम्बी से निपट रहा था। फिर उसने स्विच बंद कर दिया और 2 जोड़ी कपड़े फेंक दिए। महिलाओं ने कृतज्ञतापूर्वक कपड़े स्वीकार कर लिए और दिन के उजाले में जल्दी से कपड़े बदल लिए। सबसे बुरा समय देखा जा चुका था, इसलिए इस समय उनके पास कोई अन्य चिंता नहीं थी। जहां तक ताओयू का प्रश्न है, वो उनकी नग्नता से अप्रभावित था। यद्यपि वे महिलाएं बदसूरत नहीं थीं, लेकिन उन्हें उनकी गंदी अवस्था में देखने के बाद उसके मन में पहले से ही एक फिल्टर मौजूद था। ये 2 साहसी महिलाएं थीं जिन्हें एक भूत के घोंसले से बचाया गया था। उन्होंने कहा, हमें नया जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। हम नहीं जानते कि आपका ऋण कैसे चुकाएं। मैंने कॉस्प्ले किया है, मैं नौकरानी भी बन सकती हूं, उनमें से एक ने कहा। अभी भी गीले बालों के साथ उन्होंने वही साधारण कपड़े पहने हुए थे जो ताओयू ने उन पर डाले थे और कुछ हद तक अधिक मानवीय दिख रहे थे। ताओयू उनकी बातों के प्रति उदासीन था। वे अच्छी बातें कह रहे थे, लेकिन ये सब दिखावा था। असल में वे एक शक्तिशाली व्यक्ति से चिपके रहना चाहते थे। लेकिन चूंकि वह पहले से ही एक सभास्थल की ओर जा रहा था, इसलिए उन्हें साथ ले जाना कोई मायने नहीं रखता था। हमारी कंपनी रेगिस्तान में एक सैन्य अड्डे पर एक सभा स्थल स्थापित कर रही है, और मैं वहां जा रहा हूं। मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा, लेकिन एक बार जब हम पहुंच जाएंगे, तो अपना खर्च चलाना आपके ऊपर है, ताओयू ने लापरवाही से कहा। कंपनी की नीति बेकार लोगों को समर्थन देने की नहीं थी। महिलाओं को भोजन के लिए काम करना होगा, लेकिन जैसा कि ताओयू ने पहले कहा था, एक बुनियादी व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि सबसे खराब आदेश भी किसी आदेश के न होने से बेहतर था। इस समय बेस को लोगों की सख्त जरूरत थी, और हालात अपेक्षाकृत बेहतर थे। प्रतिदिन औसतन 200 नए लोगों के आने के साथ, जो पुराने और नए विकास क्षेत्रों के बीच समान रूप से विभाजित है, नए विकास क्षेत्र में उत्तरजीविता दर अभी भी 50% से कम है। यद्यपि रेडियो के माध्यम से पायनियर्स को एकत्रित होने का आह्वान किया जाने लगा था, फिर भी कुछ समय तक संख्या अधिक नहीं रहेगी। स्वदेशी जनसंख्या को इसमें शामिल करना आवश्यक था।
दोनों महिलाएं, जो कभी नरक से पीड़ित थीं, उत्सुकता से सिर हिला रही थीं, जैसे चूजे अनाज चोंच मार रहे हों। ऐसी दुनिया में जीवित रहना और काम करके अपना पेट भर पाना ही काफी था। मैं गोदाम का कोड जानती हूँ, अगर आपको कुछ भी ले जाना हो तो मैं उससे खोलने की कोशिश कर सकती हूँ, झाइयों वाली मिश्रित नस्ल की लड़की ने डरते डरते अपना हाथ उठाते हुए कहा। मैं ट्रक चला सकती हूँ और छोटी मोटी समस्याओं को ठीक कर सकती हूँ, जूडी ने कहा, जिसने अपने मुंह में रखी वस्तु को थूककर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। उसने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने में देर नहीं लगाई। इससे ताओ यू की दिलचस्पी सचमुच बढ़ गई, उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। आप ट्रक चला सकते हैं? क्या आप ऐसे ट्रक को संभाल सकते हैं? उसने पास में खड़े भारी ट्रकों की ओर इशारा करते हुए पूछा। सभी पीटरबिल्ट थे, ऑप्टिमस प्राइम के समान मॉडल, जिनके कार्गो बॉक्स 15 मीटर से अधिक लंबे थे। उनमें से एक को मैं यहां तक लेकर आई, जूडी ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनका काफिला ईंधन भरने आया था। वह कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान में गई और अचानक अराजकता फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वर्तमान दुर्दशा हुई। अच्छा, मैं एक कार चलाऊंगा और तुम मेरे पीछे दूसरी कार में बैठो। इससे कोई समस्या नहीं होगी, है ना? ताओ यू की अभिव्यक्ति, जो पहले थोड़ी अधीर थी, अब बहुत अधिक सुखद हो गई। आखिरकार वह इतनी भी बदसूरत नहीं थी। महिला ट्रक ड्राइवर वाकई दुर्लभ थी। ताओ यू जल्द ही एक परिवहन व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा था, और अब उसके पास एक अतिरिक्त ड्राइवर होगा जिससे परिवहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुनाफा भी लगभग दोगुना हो जाएगा। एक ट्रक को एस्कॉर्ट करना तो बस इतना ही था, लेकिन 2 ट्रक होने से कोई खास परेशानी नहीं होगी। मैं ये कर सकती हूँ। ट्रक पर मुझे ज़ॉम्बी से डर नहीं लगता, जूडी ने खुद को उत्साहित करते हुए कहा। कोई चिंता नहीं, मैं अपने पालतू जानवर को आपके पीछे भेजूंगा, वह आपकी रक्षा करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ताओ यू ने लिटिल ब्लैक को इशारा किया। हालांकि उन दोनों ने लिटिल ब्लैक को पहले भी देखा था, फिर भी उसे तेजी से दौड़ते हुए देखकर वे अपने डर को दबा नहीं पाए। पहली बार जब वे मिले थे, यदि वे उस नरक से बाहर नहीं निकले होते तो वे चीख पड़ते। लेकिन ऐसे अमानवीय अनुभवों से गुजरने के बाद दोनों महिलाओं की मानसिकता वास्तव में काफी लचीली थी। लिटिल ब्लैक को ताओ यू के साथ आज्ञाकारी ढंग से काम करते देख जूडी ने मुस्कुराने से भी मना कर दिया। मैं भी डिलीवरी के समय अपने कुत्ते को साथ ले जाता था, जो जर्मन शेपर्ड था, लेकिन दुर्भाग्यवश। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अपने डर को दूर करते हुए पूछा, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? जरूर। ताओ यू ने वास्तव में इन दोनों को एक अलग रोशनी में देखना शुरू कर दिया। पीड़ा के बाद उनकी ताकत वास्तव में दुर्लभ थी। कम से कम उन बचे हुए लोगों की तुलना में जिनकी जैक ने अच्छी देखभाल की थी, वे सबसे आगे थे। ... बैंग! एक भारी ट्रक ने राजमार्ग पर एक टूटी फूटी कार को जोर से कुचल दिया और तेजी से आगे बढ़ता रहा। इस भारी ट्रक के पीछे एक टैंकर था। सड़क पर कभी कभार दिखने वाले लाशों से इन विशाल वाहनों को कोई खतरा नहीं था। आगे चल रहे भारी ट्रक को चलाते हुए ताओ यू ने धीमी गड़गड़ाहट के साथ हॉर्न भी बजाया। शक्तिशाली महसूस होता है। राइडिंग के साथ ताओ यू ने इस ऑप्टिमस प्राइम मॉडल ट्रक को काफी तेजी से संभालना सीख लिया। उसके पीछे टैंकर में जूडी और जेसी थे तथा लिटिल ब्लैक उनके वाहन की छत पर लेटा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये टैंकर जेसी ने किसी तरह से एक गैस स्टेशन के गैराज से प्राप्त किया था, और ट्रक और टैंकर में अचानक परिवर्तन मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि जूडी, कार्गो टीम की पूर्व सदस्य के रूप में, जानती थी कि एक ट्रक में 20 ऑफ रोड मोटरसाइकिलें भरी हुई हैं। कार्गो की विविधता का पता लगाने के बाद ताओ यू ने निर्णायक रूप से टैंकर और ऑफ रोड मोटरसाइकिल वाले ट्रक को चुना। मोटरसाइकिलें पहले से ही भरी हुई थीं, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग में बहुत समय की बचत हुई। कुछ खाली जगहें बची हुई देखकर ताओ यू ने कई अन्य दैनिक जरूरत की चीजें भी पैक कर दी, ताकि हर इस्तेमाल करने लायक जगह भर जाए। इसके अलावा पीछे पूरी तरह से भरा हुआ टैंकर, ये बिल्कुल वही होना चाहिए जिसकी वर्तमान बस्ती को जरूरत है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा कर्म होता है। ताओ यू ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। इस बार वह अपनी गाड़ी को लेकर बहुत संतुष्ट था। बेशक इसका मुख्य कारण उन 2 महिलाओं में जीवित रहने और खुद को बचाने की दृढ़ इच्छाशक्ति थी, जो अभी अभी नरक से बाहर निकली थी। जल्द ही ताओ यू को सामने लास वेगास की रूपरेखा दिखाई देने लगी। पिछली बार ताओ यू और जैक ने सैन्य अड्डे तक जाने के लिए गोबी नदी का रास्ता लिया था। उन्होंने लास वेगास में ज़ॉम्बी की भीड़ से बचते हुए शहर का चक्कर लगाया। लेकिन इस बार दोनों बड़े वाहनों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
जैक के पास पहले एक कार्गो ट्रक था, लेकिन उसमें केवल कुछ लोग ही सवार हो सकते थे, लगभग एक खाली वाहन के बराबर वजन। उचित टायर सुरक्षा के साथ उन्होंने संभवतः गोबी मार्ग लिया होगा। ताओ यू ने रेगिस्तानी सड़क के किनारे की ओर देखा और एक पल के लिए सोचने लगा। अब जब उनके दो वाहन लगभग पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो गोबी को ले जाना सचमुच परेशानी भरा हो सकता है। गाड़ी चलाते समय उन्होंने एक कागज का नक्शा खोला जिस पर अनुभवी ड्राइवर जूडी ने एक लाल रेखा खींची थी। उम्मीद है कि रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। हमें भविष्य में डिलीवरी के लिए इस तरह की दूरी की आदत डालनी होगी। लास वेगास रेगिस्तान के किनारे बसा एक शहर है जो मनोरंजन की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कुल क्षेत्रफल बड़ा नहीं है, केवल 340 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या 2 मिलियन से थोड़ी अधिक है। अंदर की सड़कें एक ग्रिड पैटर्न बनाती हैं और शहर को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिससे पास के जल स्रोतों के कारण यह एक कृत्रिम उद्यान बन गया है। इसलिए सिद्धांत रूप में सबसे दूर के रिंग रोड से जाने पर उनके सामने आने वाले ज़ॉम्बी का घनत्व बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब जब नई बस्ती को विकास की आवश्यकता है, तो इन दो ट्रकों का माल कम से कम कुछ हजार युआन फोर्स के बराबर होगा, शायद 10,000 भी। परिवहन मार्ग स्थापित करने के बाद लास वेगास से सीधे संसाधनों का उपयोग करके ताओ यू ने नक्शा एक तरफ फेंक दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के राजमार्ग पर गाड़ी चलाना जारी रखा। सामान्यतः दो ट्रकों से लाए गए सामान का मूल्य इतना अधिक नहीं होता, लेकिन ऑफ रोड मोटरसाइकिलों का एक ट्रक और गैस का एक ट्रक प्रारंभिक अवस्था में महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। हर खोजबीन में ऐसी चीजें नहीं मिलती। क्या ये घास के मैदानों पर एलियंस का शिकार करने से ज्यादा लाभदायक नहीं है? और बहुत ज्यादा सुरक्षित भी। यह एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है जो अल्पावधि में आगे पीछे चलता रहेगा। उनकी वर्तमान ताकत के साथ घास के मैदानों पर एलियंस का शिकार करने से घात लगाकर हमला हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप युआन बल का प्रयोग करने से नुकसान हो सकता है। लास वेगास के बाहरी रिंग रोड पर लगभग 25 गज प्रति मिनट की गति से ट्रक चलाते हुए ताओ यू ने लिटिल ब्लैक को कभी कभी लाशों का ध्यान भटकाने के लिए नीचे गोता लगाते हुए देखा और वह संतुष्टि से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब तक यह मार्ग काफी अच्छा था, उम्मीद से कम लाशें थीं, बस राजमार्ग पर कई टूटी फूटी गाड़ियां थीं। कुछ को तो टक्कर मारकर खोला जा सकता था, जबकि अन्य को फुटपाथ के चारों ओर से घेरा बनाकर निकाला जा सकता था, तथा उनके चारों ओर से निकलने के लिए उन्हें अपने उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल का उपयोग करना पड़ता था। यद्यपि गति अधिक नहीं थी, फिर भी दोनों वाहन बाहरी रिंग रोड पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन क्या ज़ोंबी बहुत कम नहीं है? ट्रक की ऊंचाई और अपनी दृष्टि के आधार पर ताओ यू आसानी से आगे की सड़क की योजना बना सकता था। उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील अविश्वसनीय रूप से लचीला था। उन्होंने 10 मीटर लंबे वाहन को आसानी से संभाला। लास वेगास करीब आ रहा है और निश्चित रूप से वहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। यदि हम स्टॉक करने के लिए समय भी शामिल कर लें, तो हम हर 3 दिन में एक चक्कर पूरा कर सकते हैं और आय काफी अच्छी होगी। ताओ यू ने ट्रक की कैब में खुशी से सोचा। फिर उसने समय देखा और जब उसे एहसास हुआ कि दोपहर हो चुकी है, तो उसने अपना रेडियो चालू कर दिया और आज के अपडेट का इंतजार करने लगा। रेडियो पर सुनशिकिंग की आवाज आने लगी। हमने ज़ोंबी 01 टुकड़े को चुनते हुए बस्ती के लिए प्रारंभिक स्थान निर्धारित कर लिया है। विशिष्ट स्थान है। हालांकि ताओ यू को भी लगा कि इसकी काफी संभावना है कि उसे यहां चुना जाएगा, लेकिन जब उन्हें आधिकारिक प्रतिक्रिया मिली तो उन्होंने राहत की सांस ली। कम से कम इन 2 यात्राओं से प्राप्त सामान व्यर्थ नहीं गया। उद्धरण चिन्ह ... अब चाहे आप नए हो या पहले से ही रसातल में पायनिया हो, आप बस्ती की ओर जा सकते हैं। इस बीच हम कुछ नए कार्य भी जारी करेंगे। सबसे पहले स्वदेशी बचे लोगों के लिए आप बस्ती में लाए गए प्रत्येक स्वदेशी बच्चे के लिए युआन बल की 100 इकाइयां प्राप्त कर सकते हैं। वहां रेडियो पर सुंदर युवक सन शिकिंग ने प्रत्येक कार्य को एक एक करके अपडेट किया और वास्तव में उन्होंने धन से पुरस्कृत करने का मार्ग अपनाया। चूंकि अब वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें ये भी चिंता थी कि आने वाले पायनियर्स शायद नए विकास क्षेत्र का चुनाव न करें। इसलिए उन्होंने कोई भर्ती लागू नहीं की थी और यह अनुमान लगाया जा सकता था कि जब तक नई बस्ती ठीक से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक वे शायद भर्ती लागू नहीं करेंगे। ये सब लोगों को स्वेच्छा से कार्य पूरा करने के लिए धन खर्च करने के बारे में था। प्रत्येक जीवित बचे स्वदेशी व्यक्ति के लिए युआन बल की 100 इकाइयां काफी आकर्षक इनाम थीं। केवल 3 बच्चों को लाने से ताओ यू के माता पिता की संयुक्त मासिक आय के बराबर आय हो जाएगी। यद्यपि जोखिम वास्तव में अधिक थे,
लेकिन सामान्यतः स्वदेशी निवासियों को बचाना आकस्मिक था, तथा साथ ही साथ कुछ मांग वाले सामानों का परिवहन भी संभव था, अतः नए विकास क्षेत्र में अवसर वास्तव में अधिक थे। इस समय अधिकांश नौसिखियों की ताकत पिताजी की ताकत के बराबर नहीं है। जब ताओ यू ने रेडियो पर प्रसारण सुना तो उसने भी चिंतन किया। अब उसके पास 2 वाहन थे तथा उसकी अपनी शक्ति और लिटिल ब्लैक का सहयोग भी था। वह अकेले ही ऐसे काम कर सकता था जिससे टीम के काम के इनाम पर उसका एकाधिकार हो जाता। जूडी को रुकने और मदद करने के लिए राजी करने पर भी उसे ज्यादा वेतन नहीं देना पड़ता। वह यथासंभव लंबे समय तक उच्च मूल्य वाले सामानों का परिवहन जारी रख सकता था। पेंडोरा ग्रह में भी वास्तव में क्षमता है, ये केवल दुख की बात है कि वहां उड़ने वाले वाहन संभवतः अन्य दुनिया की हवा के अनुकूल नहीं होंगे। ताओ यू को फ्लोटिंग सिटी ट्विंस के चारों ओर उड़ती मोटरसाइकिलों से काफी ईर्ष्या हो रही थी। उसके पास ऐसी चीजों के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी सवारी और वश में करने की कुशलता के साथ उसे अपना खुद का उड़ने वाला वाहन मिल जाना चाहिए, है न? हो सकता है कि वह पेंडोरा से एक प्रेत शूरवीर न बन पाए, लेकिन शायद वह एक युवा को पकड़ सकता है। अवतारों की सामान्य शारीरिक बनावट और पेंडोरा ग्रह के प्राणियों की असीम शक्ति के बारे में सोचते हुए ताओ यू एक क्षण के लिए चुप हो गया। जब वह अपनी द्वितीय चरण की देवत्व श्वास तकनीक की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर लेगा तो वह इसे संभालने में सक्षम हो जाएगा। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसने गोमांस का एक और डिब्बा अपने मुंह में डाल लिया और लगातार चबाता रहा। डिब्बाबंद मांस पोषण के लिए सर्वोत्तम नहीं था, लेकिन यह उसके लिए इस समय सबसे अधिक लागत प्रभावी था। जब ताओ यू एक कोने से गुजर रहा था तो वह अचानक रुक गया, फिर पास में पड़ा वॉकी टॉकी उठाया और बोला, धीरे चलो, आगे कुछ है। बोलते समय उन्होंने अपनी गति भी धीमी कर दी और महिला ट्रक चालक जूडी ने भी उनका अनुसरण किया और ताओ यू के वाहन के पीछे धीमी गति से चलने लगी। मोड़ के ठीक पास अगले चौराहे पर लाशों का एक ऊंचा पहाड़ पिरामिड की तरह जमा हुआ था, जिसने पूरे चौराहे के आधे से अधिक हिस्से को अवरुद्ध कर दिया था। ताओ यू ने अपनी गति धीमी कर ली, इसलिए नहीं कि सड़क पर चलना संभव नहीं था। वास्तव में उसकी ड्राइविंग क्षमता को देखते हुए उसके लिए आगे बढ़ना कठिन नहीं था, जो जगह बची थी वह पर्याप्त थी। मानव निर्मित। ताओ यू ने लाश के पहाड़ की उत्पत्ति को समझा, जो इंपीरियल व्यू गार्डन जैसा दिखता था, और फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। पाइनियर्स, ये सही नहीं लगा। लिजर्ड किरिन जैसे इनर सिटी पाइनियर्स को उससे ज्यादा पहले नहीं आना चाहिए था। जिन लोगों ने एलियंस को पाला है, उन्हें इस तरह के दिखावटी कृत्यों में शामिल होने के लिए खाली समय नहीं मिलना चाहिए। क्या अग्रदूतों में कोई विकृत व्यक्ति था? यह संभव है कि यह पायनियर बिल्कुल भी नहीं थे। NOWELLBJAN.CO। एक पल में ताओ यू को काओ शाओलिन का ख्याल आया, जो उसकी छाया में छिपा हुआ था, और फिर उसने वॉकी टॉकी उठाकर कहा, मैं लिटिल ब्लैक को तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखूंगा। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर वह ट्रक की खिड़की से अंदर घुसा और छत पर चढ़ गया। एक ही कदम में उसने 3 मीटर की दूरी तय की, पास की छत के किनारे को पकड़ा और अपनी बढ़ती कुशलता से चढ़ना शुरू कर दिया। वह तेजी से छत पर चढ़ गया, फिर इंपीरियल व्यू की दिशा में कुछ कदम दौड़ा और चलते समय लगातार वस्तुओं से अपने अंगूठे की तुलना करता रहा। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई जानबूझकर लाशों का प्रजनन स्थल बना रहा है। अपने शव शोधन कौशल और देवत्व प्राप्ति के बाद ताओ यू निपुण हो गया और उसने तुरंत अपना निर्णय ले लिया। फिर वह रुक गया, तेजी से छत से नीचे उतरा, ट्रक में घुसा और कागज का नक्शा निकाल लिया। उन्होंने लास वेगास शहर का कुछ हद तक वर्गाकार वितरण देखा। फिर उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां इंपीरियल व्यू स्थित था। यदि यह सच है तो मुझे अपने मार्ग में एक और मिल जाएगा, और मैं रास्ते में इसकी पुष्टि कर सकता हूं। ताओ यू ने मामले की तह तक जाने में बहुत ज्यादा समय बिताने की योजना नहीं बनाई थी। अगर यह वाकई किसी की बड़ी योजना थी तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह इस समय संभाल सकता था। लेकिन रास्ते में इसकी पुष्टि करना कोई समस्या नहीं थी। यदि वह इसे नहीं संभाल पाता तो वह इसे फ्लोटिंग सिटी के 2 लोगों के लिए एक कार्य के रूप में रिपोर्ट कर देता और ये दिखावा करता कि उसने जोबी कौशल सीख लिया है और उसे कुछ भू विज्ञान का ज्ञान है। अगर यह वह कौशल है जो मैंने सीखा है तो वास्तव में इसकी एक सीमा है। यहाँ तक कि अगर वे जोबी प्रजनन के लिए एक पूरे शहर या यहाँ तक कि पूरी दुनिया का उपयोग करते हैं तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। घटते रिटर्न का नियम स्पष्ट होगा। इसके पीछे का व्यक्ति वास्तव में पागल है। ताओ यू के पास लाश को परिष्कृत करने की कला थी और वह देवत्व भी प्राप्त कर चुका था। वह कौशल के विवरण के साथ बहुत सटीक था, इसलिए वह जानता था कि लाशों की एक सीमा होती है।
वह व्यक्ति केवल सामग्री और शव प्रजनन स्थल का ढेर लगा रहा था तथा उस सीमा को बलपूर्वक बढ़ाने का प्रयास कर रहा था तथा अधिकतम प्रयास से न्यूनतम लाभ प्राप्त कर रहा था। जब तक वे थोड़ा सा भी सुधार कर सकते हैं, उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी कि कितने लोग मर गए। भाग्य चोर। ताओ यू ने काओ शाओलिन के विकृत चरित्र के बारे में सोचा और फिर दुखद दुनिया के बारे में सोचा, यह महसूस करते हुए कि भाग्य चोर वास्तव में पागलों का एक समूह थे। अथाह कुंड पागलों का पक्षधर है। टैमा समझ में आता है। विचार करते हुए ताओ यू ने वॉकी टॉकी उठाकर दूसरों को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। फिर उसने आगे इंपीरियल व्यू को बाईपास करने के लिए अपनी कुशल ड्राइविंग फिर से शुरू कर दी। जूडी और जेसी जो पीछे चल रहे थे, हालांकि वे नरक से बाहर निकलने में सफल रहे थे और मानसिक रूप से मजबूत थे, फिर भी ऐसी स्थिति को देखकर वे थोड़ा डरे हुए थे। वे केवल इतना ही कर सकते थे कि घबराहट में गाड़ी चलाते हुए पूरे क्षेत्र में ताओ यू का पीछा करते रहें। कोई आश्चर्य नहीं कि सड़क पर लाशों की संख्या कम हो गई थी, वे सभी यहाँ केंद्रित थे। अल्पविराम। निश्चित रूप से यह एक मानव निर्मित शव प्रजनन स्थल है। टीएस्क। जैसे जैसे रात होने लगी और अंधेरा छाने लगा, ट्रक को हेडलाइट जलाकर रेगिस्तानी राजमार्ग पर वापस ले जाते हुए ताओ यू को लास वेगास शहरी क्षेत्र छोड़ने के बावजूद ज्यादा उत्साह महसूस नहीं हुआ। हाल ही में उसने आपूर्ति के लिए लास वेगास वापस आने का इरादा किया था। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशानी हो सकती है। उन्होंने सोचा कि क्या फ्लोटिंग सिटी के ये दोनों लोग इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे। ये सोचते हुए ताओ यू ने गति बढ़ाने के लिए गियर बदला और वॉकी टॉकी उठाकर कहा, हम शहर छोड़ चुके हैं। आराम करने के लिए कम ज़ॉम्बी वाली जगह ढूंढो और ट्रक में ही रहने की कोशिश करो। अगर तुम्हें आराम करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलना पड़े तो लिटिल ब्लैक जाओ। ठीक है, धन्यवाद बॉस। जूडी और उसका साथी समझदार थे तथा पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। लिटिल ब्लैक द्वारा लाशों को साफ करने के बाद वह वापस आकर उनकी छत पर बैठ जाता। समय के साथ क्रूर दिखने वाला यह एलियन महिलाओं की नजरों में उनका संरक्षक बन गया और विचित्र बात यह है कि इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास हुआ। फिर दोनों ट्रक राजमार्ग के किनारे रुक गए, एक ऐसी सड़क जिस पर इस नई दुनिया में शायद ही कोई यातायात होता था, इसलिए सड़क के किनारे पार्किंग करना अप्रासंगिक था।